चेंजेस कंपनी अडेप्ट तभी करती है जब उसके एम्प्लॉयज अडेप्ट करते हैं। आजकल तो सब चीज टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है, तुमको कहीं फिजिकली प्रेजेंट रहने की जरूरत नहीं है किसी चीज को हैंडल करने के लिए। काफी विल टेक सम टाइम, बट तुमको रेडी रहना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटीज आएंगी। 2024 में आईआईटी मुंबई के जो बैच के स्टूडेंट्स थे, ओनली 672 स्टूडेंट्स हैव सिक्योर्ड देयर जॉब। वेलकम टू द शो अनुराग भैया, कैसे हैं? थैंक यू, मुझे मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे पहली बार किसी ने पॉडकास्ट पे इनवाइट किया, सो इट्स काइंड ऑफ एक्साइटिंग फॉर मी एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मतलब ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव भी लिया तुमने बीइंग इन अ फर्स्ट ईयर कि तुम थोड़ा सा अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ा रहे हो ऐसे पॉडकास्ट करके, सो आई रियली अप्रिशिएट इट, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। वी नो कि आप एक मंच स्टैक डेवलपर हो, अभी अपने कॉलेज के जीडीएससी लीडर हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें हमारे ऑडियंस को कि आप इसके अलावा क्या क्या कर लेते हैं। देखो, एज अ जीडीएससी लीड और एक फुल स्टैक और मोस्ट स्टैक डेवलपर ये सब जानते हैं, ठीक है। मैं कुछ ऐसा बता सकता हूँ जो जो लोग मेरे सिर्फ मेरे साथ रहते हैं शायद वही जानते हो, या फिर जिनसे शायद मैं ज्यादा ओपन रहता हूँ, कि समथिंग पर्सनल, कि मुझे डिफरेंट कल्चर्स को एक्सपीरियंस करना बहुत पसंद है। मुझे नए नए लोगों से मिलना बहुत पसंद है, बिकॉज मैं ये मानता हूँ ना कि हर एक पर्सन का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है चीजों को देखने का, और टू नॉट बी अ फ्रॉग इन अ वेल, मैं नए लोगों से इसलिए मिलता हूं ताकि मेरा जो पर्सपेक्टिव है मैं उसे कंपेयर कर सकूं कि क्या वो सही है या गलत। और सही गलत की भी बात नहीं है, मैं बस अपने माइंड को नैरो नहीं रखना चाहता, मैं हमेशा एक बिग पिक्चर देखने की कोशिश करता हूं। तो ये मुझे पसंद है, इसीलिए मैं अलग अलग बाहर हैकाथॉन्स वगैरह में जाता हूँ, ठीक है, नए नए लोगों से मिलता हूँ। मेरे जीडीएस में भी अच्छे नेटवर्क्स हैं, तो उन सब से मिलके ही मुझे मतलब समझ में आता है कि हाँ चलो, दैट्स हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, दैट्स हाउ द पीपल आर, ठीक है। और रही बात उसके अलावा, मुझे डिजाइनिंग बहुत पसंद है। मैं मॉन्स्टैक डेवलप मुझे कैसे मैं मतलब मैं कोडिंग प्रोग्रामिंग वगैरह करता था, बट मुझे बीच में रियलाइज हुआ कि डेवलपमेंट में कैसे आया मैं ये बताता हूँ। जब मैं किसी चीज को कोड करता हूँ ना, तो जब वो विजिबल रहती है स्क्रीन पे, तो वो एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी देती है मेरे अंदर, मुझे लगता है कि हाँ मैंने कुछ किया है। अदर देन दैट, मैंने स्टार्ट किया था नॉर्मल डीएसए से ही, मैं कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करता था पाइथन में फर्स्ट ईयर में, ठीक है। मुझे वो कुछ खास लगता नहीं था, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे मुझसे वो अलग बात है, बट मुझे लगता था कि मुझे कुछ मजा नहीं आता था। मुझे लगता था कि मैं शायद एक वेबसाइट बनाऊं ना जो लोगों को विजिबल हो, जो मैं अपने पेरेंट्स को दिखा सकूं, जो मैं अपने फ्रेंड्स को दिखा सकूं कि हाँ ये मैंने डेवलप किया है। तो चीजें जो दिखती है ना वही बिकती है, तो मेरे दिमाग में ऐसे ही था, तो मैं इसीलिए डेवलपमेंट फेज में चला गया। तो मुझे डिजाइनिंग भी करना पसंद था, और जो डिजाइन मैंने बनाया उसको डेवलप भी करना पसंद था। तो मैं काइंड ऑफ एज अ प्रोफेशनल यूआई डेवलपर, तो यूआई डिजाइनर तो नहीं हूँ, बट मैं खुद डिजाइन बनाता हूँ और ट्राई करता हूँ उसको इम्प्लीमेंट करने का। सो इट्स लाइक कि मैं डिजाइन कहीं से उठाता नहीं हूँ, मैं खुद कुछ बेसिक्स ऑफ यूआई फाउंडेशन मुझे पता है कि एज अ यूजर एक्सपीरियंस ऐसा अच्छा रहता है, इस डिजाइन को ऐसे रखते हैं, ठीक है। मेरे कुछ यूआई डिजाइनर्स दोस्त भी है, आप भी जानते होंगे, ठीक है। कॉलेज में एक ही अच्छा यूआई डिजाइनर है, मतलब एक या दो है, ठीक है। तो द थिंग इज कि मुझे उनसे समझ में थोड़ा कुछ सीखने को मिला कि कैसे वगैरह कुछ करते हैं। तो मैं खुद वेब डिजाइन करता था अपने लिए, मैं कहीं पब्लिश नहीं किया उसको ना, मैंने ये अपना ट्रेड कहीं दिखाया है सोशल मीडिया पे, तो उसको फिर मैं डेवलप करता था। तो ये सब चीजें कुछ कुछ है जो मैंने कहीं पे पोस्ट नहीं की। आप देखे भी होंगे लिंक्डइन पे मैं उतना पोस्ट नहीं करता हूँ, वो अलग रीजन है, मैं इनकंसिस्टेंट हूँ और मैं अपनी चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करता रहता हूँ, दैट्स अनदर रीजन। बट उसको हटा के फिर भी मैं लिंक्डइन और ट्विटर पे पोस्ट नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि कुछ चीजें मैं जो चीजों में मैं कॉन्फिडेंट नहीं उतना ना, जो चीजें मैं दिखाना नहीं चाहता कि हाँ दिस इज द बेस्ट, एक्चुअली यू कैन से आई एम परफेक्शनिस्ट। अगर कुछ चीज परफेक्शन नहीं हो रही है ना, तो मुझे उसको शो करने में हिचकिचाहट होती है। तो जब तक मैं श्योर नहीं हूँ कि हाँ दिस इज द परफेक्ट डिजाइन आई हैव मेड, आई विल नॉट पोस्ट इट एनीवेयर। दैट्स अनदर रीजन मेरे लिंक्डइन पे मेरे काम करते रहने के पोस्ट नहीं है, या तो मैंने कुछ अचीव कर लिया है या तो मैंने कुछ बना लिया है, सो आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं परफेक्ट, मतलब वो मेरे हिसाब से वो परफेक्ट है, तो मैं उसको पोस्ट करता हूँ। लेकिन उस परफेक्शनिज्म से पहुंचने तक का जो रास्ता है मैं उसको नेग्लेक्ट करता हूँ पोस्ट करना। तो कोडिंग स्किल्स और ये टेक्निकल स्किल्स पे हम लोग धीरे धीरे बात करते करते आएंगे। तो आपने बताया कि आप अभी एक जीडीएससी लीड हो, वहां पर आपकी काफी अच्छी नेटवर्क है, एंड एज अ लीड ऑब्वियसली आपकी सॉफ्ट स्किल्स बहुत अच्छी होनी हो रही होगी।
तो ये जीडीएससी लीड बनने की जर्नी कैसी रही आपकी? ओके, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली, देखो, मैं फर्स्ट ईयर था, एक्सपीरियंस बताता हूँ मैं अपना, कि जब मैं फर्स्ट ईयर पे था ना, तो मुझे ये सब चीजें समझ में नहीं आती थी। मेरा कोई ऐसा गाइड भी नहीं था, मतलब आई एम अ सिंगल चाइल्ड, ठीक है, और मेरी फैमिली में कोई मतलब इंजीनियर्स तो हैं, बट दे आर नॉट फ्रॉम सीएससी डिपार्टमेंट, ठीक है, और है भी तो दे आर नॉट डूइंग वेल, ओके। सो द थिंग इज कि ऐसा कोई गाइड नहीं था मुझे, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि कम्युनिटी कैसे, मतलब हाउ टू बी अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी, बिकॉज इतना तो मुझे पता था कि कॉलेज में सिर्फ पढ़ने नहीं आया, कॉलेज को एक्सपीरियंस करने आया है, ठीक है। तो मुझे हमेशा से ये लगता था कि मुझे समझ में नहीं आता था मैं क्लब का कैसे पार्ट बनूं। तो फर्स्ट ईयर में मैं पार्ट बन ही नहीं पाया किसी क्लब का, ठीक है, मतलब वो पूरा हाथ से निकल गया, मुझे समझ में नहीं आया, और मेरे दोस्त यार, जो मेरा ग्रुप था, ठीक है, वो उतना मतलब सपोर्टिव नहीं था, तो फर्स्ट ईयर निकल गया। सेकेंड ईयर में इन्फिनिटी कोडर्स मैं उसको ज्वाइन करना चाहा, तो मैंने अप्लाई किया तो रिजेक्ट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे पता चला कि ये ऐसा कुछ जीडीएससी लीड करके कुछ चीज होता है। हमारे एक सर थे, कमल मेहता सर, वो अभी लीव कर चुके हैं, उस टाइम डीन थे, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया वंस अगेन। जब जीडीएससी लीड का जो बच्चे इस लीड में काम करने वाले थे, इसके लिए अप्लाई करने वाले थे, उनकी जब टीम हुई, तो मैं उसमें भी सिलेक्ट नहीं हो पाया। मैं उसमें सिलेक्ट नहीं हो पाया, बट मैं क्या किया कि मैं सर को जाके बोला सर मेरे को करना है, मेरे को भी इसमें पार्ट करना है, ठीक है। और फिर सर ने बोला ठीक है, तुम बाहर बाहर से कर सकते हो, ऐसा कुछ हम लोग अभी अभी लीड हम लोग डिसाइड नहीं करते, उनका अलग इंटरव्यू होता है, तो तुम बाहर बाहर से कर सकते हो। तो फिर हम लोग ने क्या किया कि मैंने क्या किया कि चलो ठीक है, पार्ट कर लिए। उसके बाद फिर ज्यादा कुछ नहीं किया, उस कम्युनिटी का पार्ट था, हम लोग हर क्लास में जाके उसको एनकरेज कर रहे थे लोगों को कि तुम लोग सब लोग बनना। क्यों? सर का क्या गोल था कि अगला जीडीएससी लीड हमारे कॉलेज से आए, क्योंकि इससे ना कॉलेज में काइंड ऑफ एक्सपोजर मिलता है, बिलीव, एक्सपोजर मिलता है। रोंटा कॉलेज को अभी तक कोई जान नहीं रहा था, बट एज ए मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, तो बाकी लीड्स उसको जानते हैं, तो कहीं ना कहीं कॉलेज का एक वो बन गया, ठीक है। तो वो उनको चाहिए था कि कोई एटलीस्ट एक लीड कॉलेज से बने। तो ये यूनिवर्सिटी लेवल पे है या फिर कॉलेज लेवल पे? यूनिवर्सिटी लेवल पे एक्चुअली इंजीनियरिंग कॉलेजेस से ही बनते हैं जीडीएससी लीड, तो वेदर इट बी यूनिवर्सिटी और कॉलेज, वो इंजीनियरिंग कॉलेज से पिक करेंगे वो लोग, क्योंकि उनको टेक्निकल स्किल्स ज्यादा चाहिए होता है, बिकॉज गूगल नीड्स टू रिप्रेजेंट their technologies, they need to promote their technologies in the college itself, तो उनको एक ऐसा बंदा चाहिए जो टेक्निकल हो, ठीक है। इसीलिए वो बीसीए वगैरह से भी नहीं उठाते हैं, मतलब वो कॉलेज से ही, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज को फोकस करते हैं। सो वही हुआ था, तो हम काम कर रहे थे, उसके बाद हमने अप्लाई वगैरह किया, इंटरव्यू वगैरह दिया, एंड बन गया। तो मतलब मेरा पहला क्लब एक्सपीरियंस, मेरा पहला कम्युनिटी एक्सपीरियंस, एंड आई वाज द लीड इन दैट, दैट्स द थिंग आई एम मोस्ट हैप्पीएस्ट अबाउट। ओके, तो 3 बार रिजेक्शन मिलने के बाद हाँ फिर से कि सर के पास जाना कि हाँ मुझे जीडीएससी में आना ही आता है, एंड वहां से ये जर्नी गई आपकी एज अ जीडीएससी लीड तक। हाँ, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपकी। क्योंकि रिजेक्शन मतलब आई थिंक ना कि इससे एक मुझे सीख मिली कि तुमको कभी मतलब ऐसा ट्राई करना रोकना नहीं चाहिए। हाँ। इफ यू थिंक ना कि अपॉर्चुनिटी खुद आएगी, देखा जाएगा, जब आएगी तब देखा जाएगा, तो दिक्कत नहीं है तुमको। देखो, और एक और चीज है कि जब वो आनी होगी ना, जब तुम्हारे लाइफ में मतलब कुछ बेटरमेंट आने लगेगी, आनी होगी, वो आएगी, बस तुमको उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। जस्ट इट विल टेक सम टाइम। इट विल टेक सम टाइम, बट तुमको रेडी रहना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आई बिलीव अपॉर्चुनिटीज आएंगी। मेरे पास कई बार ऐसा हुआ है कि मेरे पास कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज आई हैं, बट मैं उसके लिए रेडी नहीं था। मैं रेडी होता हूँ उसके 2 महीने बाद, अपॉर्चुनिटीज आती है, मैं 2 महीने बाद रेडी होता हूँ। मेरे पास बहुत बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि वो आई है, बट मैं रेडी नहीं था। तो अगर मेरे जूनियर्स अगर देख रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा देख रहा है, तो मैं उसको यही बोलूंगा कि तुम हमेशा रेडी रहो। तुमको पता नहीं चलेगा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, एंड दिस विल मेक योरसेल्फ गो टू द पीक, तुमको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर तुमसे छूट जाएगा तब तुमको रियलाइज होगा कि मैं ये कर सकता था, मुझे रेडी रहना चाहिए। मुझे रेडी रहना चाहिए था। तो ये बी प्रिपेयर्ड इसीलिए बोल बी प्रिपेयर्ड, बी ओके, प्रिपेयर्ड। तो ये जीडीएससी की जर्नी तो आपकी काफी इंटरेस्टिंग है, यूनिक है मैं कहूँगा। एंड जीडीएससी का लीड बनने के लिए जो ये 3 स्टेप प्रोसेस होता है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करा, उसके बाद एक डायग्नोस्टिक होता है आपका टेस्ट, हाँ। आफ्टर दैट इंटरव्यू, एंड उसके बाद आप चुन लिए जाते हो। तो मैं चाहूंगा कि आप इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में बताओ कैसे होता है। हाँ, सी, अगर जो कोई लाइक यहाँ से बनना चाह रहे हो आगे जाकर एज अ श्योर जीडीएससी लीड, श्योर, तो वो क्या कर सकते हैं? सी,
जीडीएससी देखो, पहले कुछ 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है तुम्हारा एप्लीकेशन प्रोसेस, जिसमें वो कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस पूछते हैं कि व्हाई यू शुड बी द जीडीएससी लीड, तुम्हारे अंदर क्या क्वालिटी है, तुम्हारा टेक्निकल एक्सपीरियंस क्या है, और तुमको कुछ बड़े वर्ड्स में आंसर देना पड़ता है। एंड बिलीव मी, यू कैन जस्ट कॉपी इट फ्रॉम चैट जीपीटी, ठीक है। गूगल इज नॉट अ फूल, द रिक्रूटर्स आर नॉट अ फूल, ठीक है। वो जानते हैं कि क्या चीज चैट जीपीटी से कॉपीड है, क्या तुमने खुद लिखा है। एंड इट्स नॉट जस्ट कि तुमने एप्लीकेशन में वो चीज लिख के ना तुम भूल गए, तुम छोड़ दो उसको कि जला गया, एक बार एप्लीकेशन में तुम सेलेक्ट हो गए एंड इट्स लॉस्ट। इट्स नॉट लाइक दैट। वो वही चीज तुमसे अगर तुम इंटरव्यू में पूछेंगे, कंफर्म करेंगे, और जो इंटरव्यू होती है वो हायर करते हैं वो, हमको लगता है, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट फ्रॉम द गूगल बट दे आर सम प्रोफेशनल, ठीक है। आई बिलीव दे आर प्रोफेशनल्स। मेरे मेरे केस में एक लेडी थी एंड शी वाज वेरी वेल बिहेव्ड, ठीक है। तो वो अच्छा था, मुझे बिल्कुल भी ऐसा मतलब नर्वसनेस फील नहीं हुआ, वो इतने अच्छे से बात कर रही थी, ठीक है। एंड आई वाज काइंड ऑफ एन एक्साइटेड टू। और एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि लाइक, जैसे मैंने बोला कि मुझे नए लोगों से मिलना पसंद है, ठीक है। तो मैं जस्ट बिफोर माय जीडीएससी इंटरव्यू, जब मैंने अप्लाई किया था, उसी टाइम मैं राजस्थान गया था हैकाथॉन में। तो वहां मुझे एक भैया मिले थे, वो लीड थे, तो उन्होंने मुझे गाइड किया था। तो सी हाउ इट वर्क्स, राइट, मीटिंग पीपल, हाउ इट वर्क्स, कनेक्शन कैसे वर्क करते, उन्होंने मुझे गाइड किया। उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे। और एक क्वेश्चन वो मुझे बताए थे, और वही क्वेश्चन मेरे से इंटरव्यू ने पूछा था कि सपोज तुम कहीं पे ऑलरेडी एंगेज हो, तुमने एक इवेंट करवाना है और तुम कहीं ऑलरेडी एंगेज हो, ठीक है, तुम उस इवेंट में प्रेजेंट नहीं हो पाते हो, और तो फिर कैसे करोगे। तो उसका जवाब उन्होंने मुझे दिया था कि लाइक, उन्होंने क्या जवाब दिया था, और वो लीड बन चुके हैं, मतलब वो जवाब सही था। तो उन्होंने जवाब दिया था कि फोन कॉल्स एग्जिस्ट, मैं फोन से सारी चीजें हैंडल कर सकता हूँ। आजकल तो सब चीज टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है, तुमको कहीं फिजिकली प्रेजेंट रहने की जरूरत नहीं है किसी चीज को हैंडल करने के लिए। काफी हद तक तुम्हारे पास एक टीम है, कोर टीम है, जो तुमने खुद सेलेक्ट की है, जिसपे तुम कॉन्फिडेंट हो, जिसपे तुम भरोसा कर सकते हो। तो ये चीज था। तो पहला एप्लीकेशन प्रोसेस होता है, उसमें उसके साथ साथ तुमको एक 90 मिनट्स का, 90 सेकेंड्स का, हाँ 90 सेकेंड्स का एक यूट्यूब वीडियो बनाना पड़ता है, खुद के बारे में बताते हुए कि तुम कौन हो, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। और अगेन, तुमको क्यों लीड बनना है, तुमको कैसा लगता है कि तुम लीड बन सकते हो, और तुम क्या चेंजेस लाओगे कॉलेज में कि आफ्टर बीइंग अ लीड। तो ये यूट्यूब वीडियो तुम पब्लिश करते हो सिंगल, मैंने भी किया था, कुछ टेक्स लगे थे। Coming to सेकंड पार्ट में डायग्नोस्टिक टेक्स। तो डायग्नोस्टिक टेक्स में क्या होता है ना कि तुमसे कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस पूछेंगे वो लोग, कुछ ही टेक्निकल क्वेश्चंस पूछेंगे जो बेसिक्स रहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो देयर आर अराउंड 70 क्वेश्चंस, हमको लगता है 100 क्वेश्चंस रहते हैं उसमें, 100 क्वेश्चंस रहते हैं और 1 घंटे का टाइम रहता है। तो 30 क्वेश्चंस तुम्हारे टेक्निकल स्किल्स के रहते हैं कि नॉर्मल डीएससी क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है, डेटाबेस वगैरह के रिलेटेड पूछ सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ सकते हैं। एक सेकेंड ईयर पर्सन को ये सब पता होता है, ठीक है। तो नहीं पता होगा तो फिर उसकी गलती। सिलेबस, बेसिक सिलेबस रहता है, बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद उनका जो 70 क्वेश्चन रहते हैं, दे आर मोर फोकस्ड ऑन साइकोलॉजिकल। उसमें वो कोई ऑप्शन सही नहीं रहता है। ऐसे क्वेश्चन तुम अगर एक्सपीरियंस किए होगे, वेरी एग्री, डिसएग्री, वेरी डिसएग्री, ठीक है, न्यूट्रल, ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं। तो वो एक स्टूडेंट्स के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को चेक करते हैं कि क्या वो एक लीडर बन सकता है, कैन ही हैंडल अ टीम। और उसमें ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं कि तुम्हारे, उसमें कुछ सर्टेन कंडीशंस रहती है कि तुम्हारी टीम ने ऐसा किया, तुम्हारी टीम में क्लैश हुआ, तुम उसे कैसे हैंडल कर रहे हो, तुम्हारी टीम में एक बंदा ऐसे था, तुम उसको एग्री कर रहे हो, डिसएग्री कर रहे हो। और एक ट्रिक है उसका, उसमें एक क्वेश्चन 4 बार पूछता है, 4 बार, ताकि वो ये जानना चाहता है कि तुम हवा में जवाब दे रहे हो या तुम्हारा आंसर में तुम कॉन्फिडेंट हो कि तुम सच में ऐसा करने वाले हो। दिस इज द पार्ट ऑफ योर इंटरव्यू प्रोसेस एक्चुअली, ठीक है। तो वो एक क्वेश्चन 3-4 बार पूछेगा, मुझे रिपीटेटिव दिख रहे थे क्वेश्चंस, तो वो अच्छी बात है कि मैं थोड़ा सोच के आंसर दे रहा था, तो मैं वही आंसर टिक कर रहा था। अगर तुम ऐसे रैंडमली कुछ भी टिक कर रहे हो ना, तो तुम पहले क्वेश्चन में कुछ और टिक किए, एग्री कर रहे हो, और वही चीज दोबारा पूछे तुम डिसएग्री कर रहे हो, मतलब तुम खुद साइकोलॉजिकली कंफ्यूज हो। तो दैट्स अ थिंग दे डू नॉट वांट, ठीक है, एंड दैट्स अ थिंग यू शुड बी मोर फोकस्ड ऑन व्हाइल गिविंग द टेस्ट। तो ये प्रोसेस रहता है प्रो। और एक और चीज रहती है इसमें कि तुम, मतलब ये जनरली हर टेस्ट वगैरह में रहता है ऑनलाइन एग्जाम्स में, कि तुम्हारे आसपास कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा कैमरा ऑन रहेगा, तुम कैमरा, हाँ तुम ऑनलाइन ही हुआ था, तुम कैमरा के सामने बैठे रहोगे, कोई भी पीछे आदमी मंडराता नहीं रहेगा, ना ही तुम इधर उधर ज्यादा देखोगे। तो उसका ऐसा होगा तो वो खुद अपने आप तुमको बाहर से निकाल देगा, फेल कर देगा,
ठीक है। तो हमको लगता है कुछ लड़के जो इस प्रोसेस में थे हमारे साथ के, कुछ इसी में निकल गए थे और कुछ तो चले गए। उसके बाद फिर इंटरव्यू का प्रोसेस आया, जो लास्ट पार्ट रहता है। इंटरव्यू में क्या रहता है कि तुमको खुद सेलेक्ट करना, तुमको 3 स्लॉट्स दिए रहते हैं, तुमको उन तीनों में से एक टाइम स्लॉट दिया रहता है कैलेंडर का, उसमें से तुमको सेलेक्ट करना रहता है कि हाँ हम इस दिन फ्री है, हम इस दिन फ्री है, आप हमारा इंटरव्यू ले लो। ओके, तुम इस दिन फ्री हो गए, वो तुम्हारा इंटरव्यू ले लेंगे, वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज करेंगे, तुमको बता देंगे, मेल्स वगैरह के थ्रू कम्युनिकेशन होता है उनका। और उसके बाद फिर वही आएगी, तुमसे वही कुछ क्वेश्चंस पूछेगी कि तुम क्या कर रहे हो, कुछ बेसिक्स, मेरे से डीएसए का भी क्वेश्चन पूछा गया था, ट्री वगैरह पूछे थे, ठीक है। और जो तुम उसमें भरे हो एप्लीकेशन प्रोसेस में, उससे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे ताकि मैच कर सके कि तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो। और काइंड ऑफ यू नो दे विल ट्राई टू आस्क यू फॉर प्रूफ्स नॉट एज इन, मतलब तुमको खुद ऐसे प्रूफ देना पड़ेगा एग्जांपल्स देके। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर कुछ बच्चे भर रहे हैं तो उनके लिए गाइडेंस है कि तुम जितना ज्यादा अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे ना, कोई भी आंसर देके तुम अगर एग्जांपल्स देते हो तो वो प्रूफ करते हैं कि हाँ तुमने एक्सपीरियंस कर चुका है। अगर तुम हवा में बातें करते हो कि हाँ मैंने ये किया, मतलब मुझे ये आता है, तो ये काइंड ऑफ लोग बिलीव भी करेंगे और बिलीव नहीं भी करेंगे। लेकिन अगर तुम प्रूव करोगे कि मैंने ये किया और मेरा ये एक्सपीरियंस था कि मैंने ये करते हुए ये एक्सपीरियंस किया, तो लोग ज्यादा बिलीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज एक गाइड करना चाहता हूँ कि अगर कोई इंटरव्यू प्रोसेस तक पहुंचेगा तो ये करे, एग्जाम्पल्स दे। कमिंग टू सेकंड राउंड जो कि डायग्नोस्टिक राउंड है आपका, तो उसमें इट्स लाइक कि देयर आर ओनली 30 क्वेश्चंस फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड एंड 70 क्वेश्चंस आर फ्रॉम साइकोलॉजी एंड ऑल दैट, सो ऐसा क्यों? लाइक देखो इसका एक मेरा क्या मानना है मेरे पर्सपेक्टिव से कि जीडीएससी लीड उनको, बीइंग ए कॉलेज स्टूडेंट एज अ कंपनी, जो अभी सेकेंड ईयर पे या फिर थर्ड ईयर पे है, उसको सब कुछ नहीं आता है, ही इज नॉट वेरी मच प्रोफेशनल इन टेक्निकल एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो उसको क्या, उनको लीड चाहिए, उनको एक टेक्निकल पर्सन चाहिए, उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। एक लीड में सारी क्वालिटीज होती है, टू बी अ लीडर, टू मैनेज अ टीम, टू बी अ कम्युनिटी पर्सन, एज वेल एज बी अ टेक्निकल गाय। सिर्फ टेक्निकल गाय उनको नहीं चाहिए, ठीक है। और सिर्फ कॉलेज उठा रहे हो, तुम्हारे पास उतना टेक्निकल एक्सपीरियंस नहीं होगा, ठीक है। एक बेसिक माइंडसेट होता है। अभी तो खैर बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेरे जूनियर्स अच्छा कर रहे हैं, तुम लोग अच्छा कर रहे हो, तो उतना टेक्निकल माइंडसेट उनके हिसाब से नहीं होता है। तो एक बेसिक टेक्निकल क्वेश्चन पूछते हैं कि लड़के बच्चे को, स्टूडेंट को इतना तो आना ही चाहिए कि उसका दिमाग एटलीस्ट टेक्निकल हो, ताकि वो कंडक्ट करा सके। एग्जैक्टली, क्योंकि जीडीएससी लीड के पास एक मतलब एक स्टीरियोटाइप है कि उसके पास एक टेक्निकल पर्सन रहता है। मेरी कोर टीम में एक टेक्निकल पर्सन रहता है, एक ग्राफिक डिजाइनर रहता है, ऐसे एक सोशल मीडिया रहता है, तो मेरे पास एक ऑलरेडी एक टेक्निकल गाय होगा। मुझे क्या करना है, मुझे लीड करना है, तो यहाँ पे मेरी सॉफ्ट स्किल्स ज्यादा मायने रख रही है, मेरी लीडरशिप क्वालिटी ज्यादा मायने रख रही है, मेरा साइकोलॉजी ज्यादा मायने रख रहा है कि मैं चीजों को कैसे हैंडल करता हूँ। और कुछ चीजें मायने रखती है कि मैं टेक्निकल हूं कि नहीं। अगर मैं बिल्कुल टेक्निकल नहीं हूं तो मैं नए नए अगर मैं जो नए नए टेक्नोलॉजीज है उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं हूं, तो मैं ऐसे इवेंट कंडक्ट ही नहीं करा पाऊंगा। तो उनको ये नहीं चाहिए। व्हाट आई थिंक पर्सनली कि एज अ गुड लीडर आप एक टीम को लीड कर रहे हो, हाँ तो एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा नॉलेज तो सभी फील्ड का होना ही चाहिए हाँ आपके पास। हाँ एंड कमिंग टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, नो डाउट कि जीडीएससी लीड बनने के लिए आपको टेक्निकल स्किल्स चाहिए ही चाहिए, ठीक है। बट एक हाइप अभी बन चुका है कि सॉफ्ट स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट, और सॉफ्ट स्किल के बगैर आप कहीं भी कुछ नहीं कर सकते। And पिछले 4 वीडियोस में मैंने जैसा कि आपको बताया, हमने बस इसी के ऊपर बात किया। लेकिन व्हाट डू यू थिंक कि बगैर टेक्निकल स्किल के सॉफ्ट स्किल रियली मैटर्स? सी बीइंग अ टेक गाय, और जो लोग टेक्निकल फील्ड में, जो लोग आईटी फील्ड में जाना चाहते हैं, मैं उसके पर्सपेक्टिव से बता सकता हूँ कि टेक्निकल स्किल्स विल हेल्प यू गेट अ जॉब, ठीक है। जॉब पाने के लिए टेक्निकल स्किल्स ज्यादा मैटर करती है। टेक्निकल स्किल्स विल हेल्प यू गेट अ जॉब एंड सॉफ्ट स्किल्स विल हेल्प यू सर्वाइव इन दैट जॉब। एक्सपेक्टेड आंसर। हाँ, बिकॉज देखो, तुम एक बार अपना, जब तुम इंटरव्यू प्रोसेस में रहोगे तो वो तुमसे टेक्निकल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, ओके, ही विल आस्क यू फॉर कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन तो उसे समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो सब चीजें, लेकिन वो तुमसे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछेगा, ठीक है। तुमको क्या आता है, तुम्हारा टेक्निकल एक्सपर्टीज क्या है, तुम्हारा डोमेन एक्सपर्टीज क्या है, ही विल आस्क दैट। बट आफ्टर यू सपोज यू गेट अ जॉब, उसका जॉब तुमको मिल गया, नाउ व्हाट द सोसाइटी इज हेडिंग टुवर्ड्स दिस, हर मतलब एवरी डे एवरी ईयर जो बहुत चेंजेस ज्यादा आ रहे हैं,
जो टेक्नोलॉजी का ग्राफ है ना वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। हर एक 5 साल में कोई ना कोई चेंजेस आ रहे हैं। 5 साल तो लग भी नहीं रहे अब चेंजेस के लिए, 5 साल इज वेरी मच लेस। एक साल में बहुत ज्यादा ग्राफ, मैं बोला ना ग्राफ शुरू शुरू में ग्राफ ऐसे जा रहा था, लेकिन जब बढ़ा तो एक्सपोनेंशियली बढ़ा। अब कम टाइम में ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है टेक्नोलॉजिकल एक्सपेक्ट में। तो सॉफ्ट स्किल यहाँ पे काम आता है तुम्हारा। सॉफ्ट स्किल क्या होता है? एडेप्टिव लर्निंग। तुम किसी चीज को कितना जल्दी सीख रहे हो वो तुम्हारी सॉफ्ट स्किल है, इट्स नॉट अ टेक्निकल स्किल। तुम कम्युनिकेट कैसे कर रहे हो वो तुम्हारी सॉफ्ट स्किल है। तुम कम्युनिकेशन हैव्स टू हैव अ बेटर वर्क कल्चर, ठीक है। वर्क कल्चर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अच्छा वर्क कल्चर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली एक केस था, आईआईटी स्टूडेंट का सुसाइड कर लिया वो, बिकॉज वर्क कल्चर बहुत बेकार था, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस था। तो तुम कितने भी अच्छे कर लो, लेकिन अगर तुम्हारा वर्क कल्चर ही तुमको स्ट्रेस रखेगा ना, तो तुम खुद काम ही नहीं कर पाओगे। तो मुझे लगता है कि वर्क कल्चर अच्छा होना चाहिए, और वर्क कल्चर के लिए बात करना आना चाहिए, कम्युनिकेशन आना चाहिए, ठीक है। और जैसे मैं वापस जाए, हम लोग जो टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे एडेप्टिव लर्निंग, कि जितने चेंजेस हो रहे हैं वो बहुत रैपिड है, ठीक है। सपोज तुम एक स्किल पे कंपनी में प्लेस हो गए, बट ऑब्वियस सी बात है कंपनी को अगर मार्केट में सर्वाइव करना है तो उसको चेंजेस को अडैप्ट करने पड़ेंगे। और आजकल अभी देखोगे तुम सारी कंपनीज एआई में शिफ्ट हो रही, सब एआई इंटीग्रेट कर रहे हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स के थ्रू, ठीक है। तो अगर से कंपनी के एम्प्लॉयज ही सीख नहीं पाएंगे, एडेप्टिव लर्नर्स नहीं है, तो वो तो कंपनी को दबा के रखेंगे। दैट्स अनदर रीजन ले ऑफ्स आर हैपनिंग। यहीं पे अपस्किलिंग आ जाता है। हाँ, सॉफ्ट स्किल्स इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और अनदर थिंग इज कि इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द कंपनी, आई थिंक, बिकॉज अगर जॉब्स की बात करें एज अ टेक्निकल गाय, और मेरे साथ अगर कोई मार्केटिंग एक्सपर्ट रहेगा, मार्केटिंग गाय रहेगा एमबीए का, तो उसको जो कंपनी में लैंड करने के लिए स्किल्स चाहिए वो सॉफ्ट स्किल्स ज्यादा चाहिए। उसको कम्युनिकेशन चाहिए, अच्छा होना चाहिए, उसको सामने वाले का पर्सपेक्टिव समझ में आना चाहिए, ठीक है। उसको सामने वाले को कैसे हैंडल करना है, उसको अपनी बातें कैसे मैनिपुलेशन, ये आना चाहिए। बट टेक्निकल स्किल्स में तुमको टेक्निकली ज्यादा फोकस रहना पड़ेगा बीइंग टू बी इन आईटी कंपनी। इसीलिए जो ज्यादातर जो कंपनीज आती है प्लेसमेंट्स के लिए, ये मुझे भी पता चला कि जो एमबीए की कंपनीज रहती हैं वो जीडी करवाती हैं, ग्रुप डिस्कशंस, ये सब जीडी वगैरह राउंड्स करवाती है। बट जो टेक्निकल कंपनीज कॉलेज में आती है वो जीडी राउंड नहीं करवाती है, नहीं। उनका उनका डायरेक्टली एप्टीट्यूड वगैरह होता है, और फिर इंटरव्यू वगैरह के चक्कर में फिर उनको जज करते हैं। तो यहां से समझ में आता है कि जीडी क्यों करवाते हैं मार्केटिंग के लिए, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली बात है तुमको कम्युनिकेशन, तुम्हारा क्रिटिकल थिंकिंग होना जरूरी है। तुम सिचुएशन कैसे अडैप्ट करते हो, तुम उसको प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर रहे हो, दैट्स अनदर थिंग, सॉफ्ट स्किल दैट इज रिक्वायर्ड टू सर्वाइव इन अ कंपनी। प्रॉब्लम्स सॉल्विंग स्किल्स, ठीक है। अगर सपोज तुम यू लैंड द जॉब, ठीक है, तुम एक जॉब में आ गए हो। सपोज कुछ ऐसा तुमको तुम्हारे बॉस, तुमको मैनेजर तुमको ऐसा कुछ काम दिया कि यू आर नॉट वेरी मच एक्सपर्टीज तुम्हारी उसमें है ही नहीं, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है, या फिर कुछ काम करते करते एक प्रॉब्लम ऑन स्पॉट आ गई रियल टाइम में, उसको अगर तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो ऑब्वियस है कि मैनेजर तुमको किक कर देगा। तो सर्वाइव करना सॉफ्ट स्किल्स जरूरी है। हाँ, ऑब्वियस बात है टेक्निकल स्किल्स, हमको लगता है दोनों को बैलेंस करना चाहिए, इट्स ऑब्वियस, यूनिवर्स नीड्स अ बैलेंस। कुछ भी चीज दूसरी चीज से ऊपर हो जाएगी ना तो इट विल अफेक्ट यू, नेगेटिवली अफेक्ट यू। अगर बैलेंस लेके चलोगे तो आई थिंक तुम बहुत अच्छा करोगे। तो बैलेंस इज नेसेसरी इन लाइफ, हर चीज का बैलेंस। एग्जैक्टली। कमिंग टू टेक्निकल स्किल, तो आपने स्टार्ट कहाँ से किया था? ओके, कॉलेज आने जब से कॉलेज शुरू हुआ था उससे पहले से मैं पाइथन कर रहा था, क्योंकि पाइथन इजी है, पाइथन एक इजी लैंग्वेज है, तो मैं पाइथन से स्टार्ट किया था। मेरा कोडिंग जर्नी ही मेरा पूरा टेक्निकल जर्नी पाइथन से स्टार्ट हुआ। और हमारा क्या था ना कि अभी आजकल केसेस में जो 11th-12th क्लासेस है वो ज्यादातर फोकस करी सीएस में, बिकॉज वी नो वेयर द वर्ल्ड इज हेडिंग। बट मेरे स्कूल में ऐसा कोई सीएस का फील्ड नहीं था, तो मैंने 11th-12th में सीएस का एक्सपीरियंस ही नहीं किया। तो बाकी जो बच्चे थे मेरे कॉलेज वाले साथ में, कुछ कुछ उनमें से सीएस एक्सपीरियंस थे, उनको ऑलरेडी पाइथन आता था, उनको पांडास आते थे, पाइथन की लाइब्रेरी है, ठीक है। एक बेसिक कोडिंग एक्सपीरियंस तो था ना, उनको एक नॉलेज था कि कोडिंग होती क्या है, मुझे वो भी नहीं थी। तो मैं थोड़ा सा काइंड ऑफ नर्वस था अपने कॉलेज अटेंड करने में, क्योंकि मुझे लगता था मैं सीएसई में जा रहा हूँ और मुझे कुछ आता नहीं है, मुझे पता भी नहीं था। तो मुझे लगता था कि पहले दिन से ऐसा कुछ होने वाला है, कोडिंग वगैरह सिखाएंगे। तो मैं बोला कि मुझे एक्सपीरियंस नहीं होगा तो मैं क्लास में पिछड़ जाऊंगा। तो कॉलेज स्टार्ट होने से 2 महीने पहले, 1 महीने पहले से मैं पाइथन कर रहा था। मैंने कोर्स लिया था यूडीमी से और मैं उसी को पाइथन को कंप्लीट कर रहा था, ठीक है। तो फिर मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस होने लगा पाइथन का, मुझे अच्छा लगने लगा, ठीक है। तो मैं उसको करते गया फिर जब कॉलेज आया तो पता चला कि अरे यार मेरे ऐसे बहुत सारे हैं,
ठीक है, तो काइंड ऑफ वहां पे मैं हल्का स्लो हो गया। मैं बोला कि चलो अब एक्सपीरियंस करते हैं कॉलेज को, पाइथन करते हैं। वहां पे भी मैं कर रहा था, मैं हमेशा से करता आया हूँ, उतनी स्पीड नहीं थी मेरी, लेकिन मैं, ऐसा नहीं है कि मैं, ऐसा टाइम नहीं है मेरी लाइफ में कि मैं कुछ किया ही ना हो प्रोडक्टिव। मैं हमेशा शुरू से प्रोडक्टिव करता आया हूँ, उतना क्वांटिटी वाइज अच्छा नहीं किया, क्वालिटी अच्छी थी बस। तो ये चीज था, तो मैं पाइथन कर रहा था। उसके बाद जब मुझे पता चला कि पाइथन करते करते फिर मैं वेब डेवलपमेंट, मुझे पता चला कि अच्छा वेब डेवलपमेंट इज समथिंग। तो मैं पाइथन का एक लाइब्रेरी होता है, फ्रेमवर्क है फ्लास्क, उससे तुम पाइथन में बैकएंड लिख के फ्लास्क से वेब डेवलपमेंट में इंटीग्रेट कर सकते हो वेबसाइट्स में। तो मैं वो करने लगा फ्लास्क वगैरह, वो मेरा एक पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस था कि चलो इतना पाइथन सीख लिए, अब डेवलपमेंट करते हैं। यहाँ से मैंने एआईएमएल हटा के वेब डेवलपमेंट में स्विच किया, क्योंकि मुझे क्या लगता था, क्या पसंद था, जो स्क्रीन पे दिखे। एआई इज समथिंग दैट्स वर्किंग इन बैकएंड। मुझे ऐसा लगता था डिजाइन्स, मुझे पता, मुझे डिजाइन्स बहुत पसंद है, तो मैं चाहता था कि कुछ क्रिएटिविटी स्क्रीन पे दिखे, इसीलिए मैं वेब डेवलपमेंट में शिफ्ट किया। तो जब मैं फ्लास्क कर रहा था तब मुझे पता चला कि ओके, फ्लास्क विद पाइथन इज गुड, बट व्हाट द सोसाइटी इज हायरिंग इज जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज, नोड.जेएस, रिएक्ट.जेएस, ये फ्रेमवर्क। तो वहां पे, और मुझे ये एक्सपीरियंस था हुआ जब मैं हैकाथॉन पे गया, तो फिर मैं वहां से फिर जावास्क्रिप्ट पे स्विच किया। जावास्क्रिप्ट मुझे बेसिक आती थी, बट मुझे रिएक्ट और नोड में इसके फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरी यूज नहीं करता था। तो नोड एक रन टाइम एनवायरनमेंट है जावास्क्रिप्ट का, तो ये सब यूज नहीं किया था मैं। तो जब मुझे पता चला कि जो टेक्निकल वर्ल्ड है वो फ्लास्क यूज नहीं करता है पाइथन का, वो बल्कि जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज यूज करता है, तो फिर मैं वहां से नोड.जेएस यूज किया। फिर मुझे नोड.जेएस यूज किया, तब मुझे पता चला कि समथिंग लाइक मर्न स्टैक इज देयर इन दिस वर्ल्ड। मर्न, मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, नोड एंड रिएक्ट। तो मुझे ये मर्न स्टैक की जानकारी वहां से हुई कि अच्छा, मर्न स्टैक ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है कि तुम बैकएंड भी लिख सकते हो, तुम फ्रंट एंड भी लिख सकते हो। तो मैं बोला कि ओके, अच्छा है, मुझे किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपनी एक वेब ऐप बनाने के लिए। फ्रंट एंड में मैं लिखूंगा, बैक एंड में मैं लिखूंगा। तो फिर मैं वहां से मेरा नोड सीखा, फिर मैं रिएक्ट सीखा, एक्सप्रेस सीखा। उसके बाद फिर मेरा मर्न स्टैक का वहां से जर्नी स्टार्ट हुआ। कितना टाइम लगा इस डायरेक्शन में, स्टैक में? मर्न स्टैक में देखो, अगर तुम सिर्फ सीख रहे हो ना, तो तुमको यार टाइम नहीं लगेगा। तुमको एक महीना, अच्छा 1 महीना भी बहुत ज्यादा है, नोड सीखने में तुमको 1 महीना लगेगा, और रिएक्ट सीखने में 1 महीना लगेगा। लेकिन अगर तुम प्रोजेक्ट पे काम करते करते सीख रहे हो ना, तो तुमको टाइम लगेगा। और मुझे क्या लगता है कि प्रोजेक्ट बना के सीखना इज मोर एफिशिएंट देन जस्ट सीखना। यूट्यूब लेक्चर्स देख के जो नोट्स बनाते हैं ना, देखो, आई हेट, मतलब हेट नहीं करता हूं, मतलब मुझे अजीब लगता है, ठीक है, इट्स माय पर्सनल, मैं किसी को पॉइंट नहीं कर रहा हूं, बट मुझे लगता है कि मैं नोट्स बनाऊंगा, मैं कॉपी को दोबारा खोलने वाला नहीं हूँ, वो कॉपी कभी खुलेगी ही नहीं। लेकिन वही चीज लेक्चर्स देख के क्या, अगर मैं मन में सोच ले कि हाँ मुझे ये प्रोजेक्ट बनाना है, और उस प्रोजेक्ट को बनाने के फेज में, अच्छा, आई हैव टू इंटीग्रेट दिस एपीआई, नाउ हाउ डू आई इंटीग्रेट एपीआई इन जावास्क्रिप्ट, वो चीज मैं सर्च कर रहा हूँ, और वो चीज मैं खुद देख के कोड कर रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में वो इम्प्रिंट हो जाता है। सो मेकिंग प्रोजेक्ट्स अलॉन्ग विथ लर्निंग इज समथिंग आई वुड आस्क स्टूडेंट्स टू डू, ठीक है, ऐसा बेटर रहता है। स्टार्टिंग फेज में मेरा क्या था, ये चीज मैं खुद एक्सपीरियंस से सीखा हूं, इसलिए मैं बता सकता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग फेज में क्या था, अगेन मैं ऐसे ही कर रहा था, मैं जब सीखता था, पढ़ता था पाइथन, तो मैं प्रोजेक्ट बनाता था, बिकॉज जहां से मैं कोर्स लिया था ना, मैं उसका प्रमोशन नहीं करूंगा जहां से मैं कोर्स लिया था, वो हर एक वीडियो में प्रोजेक्ट बनाते थे, ठीक है, तो वो अच्छा था। बट जब मैं जावास्क्रिप्ट कर रहा था, तो मैं नोड पहले सीख रहा था, और मैं सीख रहा हूँ, मैं प्रोजेक्ट नहीं बना रहा हूँ, कुछ कर नहीं रहा हूँ, तो मैं भूल जा रहा हूँ। तो मैं बोला ये तो फिर नहीं होना चाहिए, तो फिर मुझे पता चला, तो इसी में मेरा कुछ टाइम चला गया था। फिर जब मैं मेन प्रोजेक्ट बिल्डिंग स्टार्ट किया ना, तो आई थिंक कि तुमको 6 महीना लगेगा मर्न स्टैक सीखने में। और अगर तुमको उसको, ऑब्वियस है कि तुम कभी भी कुछ चीज एकदम ये नहीं सोच सकते, तुम आईटी इंडस्ट्री में हो, यू विल नॉट, तुमको सोचना ही नहीं है कि तुम कुछ चीज पूरा सीख चुके हो। स्किलिंग इसी में हाँ, कि आपको सीखते रहना अगर हर आप चीज। इंडस्ट्री में रहना चाहते हो, There तो is- आपको मैं एक रेगुलर अपने आप में कुछ ना कुछ चेंजेस लाने ही होंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ, रिएक्ट एक फ्रेमवर्क है, तो उसमें क्या है कि उसके वर्जन आते हैं, ठीक है, तो अगर तुम सोचते हो कि तुम लाइक 2022 में तुमने एक रिएक्ट एप्लीकेशन बना दिया, ठीक है, और तुमने 1 या 2 3 एप्लीकेशन बना लिए, और तुमको लगता है कि तुमको रिएक्ट आता है, ठीक है, तो अब अभी तुम एक रिएक्ट एप्लीकेशन बनाओगे ना, तो उसके जो वर्जन अपडेट्स है ना, उसमें इतने चेंजेस है ना कि तुम बहुत सारी चीजें डिप्रिकेट हो चुकी है। डिप्रिकेशन होता है कि अगर कुछ यूटिलिटीज हम लोग लाइब्रेरी का यूज कर रहे हैं, और उसको यूज करने के उसको बंद कर दिया जाता है, उसकी जगह कोई एक नई यूटिलिटी आई है, एक नया फंक्शन आया है, ठीक है, या फिर वो फंक्शन काम नहीं कर रहा, किसी और नाम से काम कर रहा है, तो जब तक तुम खुद अपडेटेड नहीं रहोगे चीजों से ना,
तब तक तुमको पता ही नहीं चलेगा। तो अगर तुम 2022 में एक रिएक्ट ऐप बनाए थे, बहुत अच्छा बना था, ओके, गुड जॉब। लेकिन अगर आज फिर बनाने बैठोगे ना, उसके बीच में तुम अभी छुए नहीं हो किसी चीज को, तो तुम फंस जाओगे। तो द थिंग इज कि तुमको अपडेट्स मतलब काम करते रहना पड़ेगा, चीजों को अपडेटेड रहना पड़ेगा चीजों से लेके कि हाँ ये सब चीजें हो रही हैं, ठीक है। और एवरी मैं डेवलपमेंट फेज पे हूँ, ठीक है, तो मुझे लगता है कि चीजें कभी खत्म ही नहीं होती। बहुत सारे डेवलपर हो, तुम सिर्फ MongoDB, एक्सप्रेस, नोड इस सब से नहीं है, देयर इज ऑलवेज बैकएंड के लिए कितने सारे क्लाउड है, AWS है, गूगल क्लाउड है, ठीक है, डॉकर वगैरह, ये सब डेवऑप्स वगैरह, कितनी सारी फील्ड है कि मेरे को लगता है कि मेरे पास टाइम कम है, पढ़ने के लिए चीजें ज्यादा है, ऐसा लग जाता है। सो काइंड ऑफ डिप्रेशन होता है सब चीजों को लेके, बट ऐसा नहीं है, कभी चीजें खत्म नहीं होगी। तुम किसी कंपनी में प्लेस भी जाओगे ना, तब भी तुमको पढ़ते रहना। कितनी सारी लैंग्वेजेस है, कोई तुमको अगर खुद को अच्छा रिप्रेजेंट करना है तो तुमको एटलीस्ट 3-4 डेटाबेस आने चाहिए। कोई पोस्टग्रे यूज करता है, तो कोई माइस्क्वेल यूज करता है, कोई मोंगो यूज करता है, ठीक है। तो अगर तुमको ऐसा बनना है कि तुम किसी भी कंपनी में जॉब लैंड कर पाओ, तो तुमको इन तीनों डेटाबेस में काम करना आना चाहिए। सो दिस इज समथिंग आई थिंक कि कभी खत्म नहीं होगा लर्निंग फेज, और होना भी नहीं चाहिए। अगर तुमको कभी लगता है ना कि हाँ मैंने सब सीख लिया है, वहां से तुम्हारा डाउनफॉल हो जाएगा, वहां से तुम्हारा डाउनफॉल हो जाएगा। आपने अभी रिसेंटली बोला कि अगर जो लाइक मैं भी इसमें काफी बिलीव करता हूँ कि देयर इज अ टर्म कि अगर जो आप अपने आप को रेगुलर अपडेट करते रहना चाहते हो, तो आपने भी बोला कि अपस्किलिंग इज सो नेसेसरी। यस, एंड व्हेन इट कम्स टू दोज जो कि अभी बिल्कुल ही नए हैं कोडिंग फील्ड में, टेक्निकल बैकग्राउंड में, and if you are starting from scratch या zero, तो you have no enough time, what I think कि तुम्हें एटलीस्ट कुछ तो आना चाहिए टेक्निकल फील्ड में अगर जो तुम एंट्री ले रहे हो। तो आपका सजेशन उनके लिए क्या होगा जो कि बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उनको कैसे स्टार्ट करना चाहिए? और आप ये कह सकते हो उनको कि आप उस फील्ड में जाओ जहां पे आपका इंटरेस्ट ज्यादा है, तो व्हाट शुड दे चूज? सी मेरा ये मानना है ना कि कभी ना कभी तुमको स्क्रैच से स्टार्ट करना ही पड़ता है, हर कोई स्क्रैच से ही स्टार्ट करता है। तो ऐसा सिचुएशन, अगर तुम अपने लाइफ के फर्स्ट ईयर में हो, ठीक है, तो तुम सेकंड ईयर नहीं, अगर ओके अगर अगर तुम फर्स्ट ईयर में हो, तो फिर क्या होता है कि ऑब्वियसली बात है, तुम एक्सप्लोर करो चीजों को, तुम्हारे लिए वही स्क्रैच रहेगा। लेकिन अगर तुम सेकंड या थर्ड ईयर में स्क्रैच से स्टार्ट करना शुरू कर रहे हो, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा, बट इट्स नॉट लाइक इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर तुम्हारे अंदर वो तुम्हारा माइंडसेट ऐसा है ना, तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। बट द थिंग इज कि तुम इतना रख लो कि तुम टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है और टेक्निकल वर्ल्ड कैसे काम कर रहा है, उस पर एक्सपीरियंस रखो। सपोज कि तुमको टेक्निकल फील्ड में जाना है और तुम अभी स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो कुछ कोडिंग लैंग्वेजेस का उतना फोकस मत रखो, तो तुमको टेक्निकल फील्ड में जाना है। अभी क्या है कि AI ज्यादा फोकस है, ठीक है, हल्का सा पाइथन सीख सकते हो। मैं अगर तुम थर्ड ईयर में हो, ठीक है, और तुमको IT में जॉब करना है, ठीक है, प्लेसमेंट्स में मुश्किल हो सकती है, क्योंकि प्लेसमेंट्स में दे विल आस्क अबाउट जावा, सी, DSA। तुम DSA कर सकते हो, बट अगर तुमको एज अ जो अभी AI वगैरह का फील्ड है, मैं उससे बता रहा हूँ, तो हल्का पाइथन सीखते हो ताकि तुमको समझ में आने लगे कि कोडिंग होती क्या है। उसके बाद प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, अभी के टाइम पे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हर कंपनी अपने अपने उसमें AI चाहता है, सो दे आर हायरिंग प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, दे रिक्वायर प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स। तो ये चीज मार्केट में डिमांड बहुत है इसकी, और ये चीज सीखना उतना मुश्किल भी नहीं है। तुमको ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कोडिंग, देखो जो ये इतने सारे जो CEOs हैं, जो AI वगैरह, सैम अल्टमैन हो गया, ठीक है, ये लोग क्या कर रहे हैं कि दे आर नॉट ट्राइंग टू रिमूव द डेवलपर्स फ्रॉम द मार्केट, दे आर मेकिंग द जॉब्स इजियर। वो AI, वो ये नहीं चाहते हैं कि तुम खुद कोड लिखो, ठीक है, वो ये चाहते हैं कि तुम ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में उनको समझाओ और बाकी काम वो कर दे। ऑपरेटर तो फिर भी चाहिए ना, बस उसका काम आसान हो रहा है। इसीलिए प्रॉम्प्ट इंजीनियर में क्या है कि तुमको एटलीस्ट इतना आना चाहिए, ये चीज इजी आई थिंक, कि तुमको प्रॉम्प्ट देना आना चाहिए। रिसेंटली उन्होंने ट्वीट भी करा था इसके ऊपर कि AI डज नॉट रिप्लेस द जॉब। ये एक मिथ है। हाँ, एक मिथ, एग्जैक्टली। ओके, आपने अभी बोला कि रिसेंटली प्रॉम्प्ट के बारे में बात किया, फिर आपने बताया कि हैकाथॉन्स में भी आपने बहुत पार्टिसिपेट किया, और हैकाथॉन्स में व्हाट आई थिंक कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है, घूमने का मौका मिलता है, नेटवर्किंग बहुत अच्छे लोगों से होती है, एंड
कोडिंग स्किल्स बहुत जरूरी होती है अगर जो आप हैकाथॉन्स में कहीं भी जा रहे हो तो। हम्म। सो आपका हैकाथॉन का क्या एक्सपीरियंस है? मेरा पहला हैकाथॉन जो था, शायद लाइफ का पहला हैकाथॉन था, वो मेरा कॉलेज में था, आइडिया फेस्ट था। ठीक है, मेरी टीम थी और उस हैकाथॉन में भी मैं कुछ इतना काम नहीं किया था। ठीक है, बिकॉज आई वाज स्टिल इन द लर्निंग फेज और मेरी टीम मुझसे आगे थी। बट ऐसा भी नहीं कि मैंने बिल्कुल काम नहीं किया था। तो मैं बहुत सारी चीजें इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहा था, बट वो कर नहीं पाया। लेकिन द थिंग इज कि आई वाज द रिप्रेजेंटर ऑफ माई टीम। ये मैं कह सकता हूँ कि मैं अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रहा था, पिचिंग मैं कर रहा था, जस्ट को हैंडल मैं कर रहा था, क्वेश्चंस मैं उनको आंसर्स मैं कर रहा था चीजों को। तो आई प्लेड अ क्रूशियल रोल, एक्चुअली आई बिलीव आई प्लेड अ क्रूशियल रोल। सो वो हम लोग जीते थे, एक्चुअली जीते भी नहीं थे, हम लोग रनर अप आए थे, सेकंड आए थे। तो वो मेरा पहला हैकाथॉन एक्सपीरियंस था जो मेरे कॉलेज में हुआ था। मुझे टीम अच्छी थी और हमारे जजेस भी थोड़े से लीनियंट थे, तो मैं बहुत ज्यादा नर्वस नहीं था क्योंकि जजेस हमारे कॉलेज के ही थे, तो मैं उतना नर्वस नहीं था। और जीतने के बाद देखो तो ना सेंस ऑफ कॉन्फिडेंट आ जाता है, क्योंकि उससे पहले ना मेरी पर्सनल लाइफ में डाउनफॉल कुछ चल रहा था 1 साल का। तो दैट वाज द टाइम, दैट वाज द फेज जब मैंने स्टेप अप किया उस डाउनफॉल से। ठीक है, तो उसके बाद फिर मुझे मेरे अंदर का जो कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ ना, वो बहुत अच्छा हुआ। तो एक विन बहुत बूस्ट कर देता है तुमको। ठीक है, और अगर तुम हारे भी हो ना, तब भी ऐसा नहीं कि तुम डिप्रेशन में आ जाओगे। तुमको हर एक हार से ना, ये तो सब जानते हैं, हर एक हार से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो वो मेरा पहला हैकाथॉन एक्सपीरियंस था ना, हम लोग जीते थे, सो इट वाज वेरी फन। हम लोगों ने एक वेब ऐप बनाया था। उसके बाद मेरा दूसरा हैकाथॉन था राजस्थान में। वो हैकाथॉन बहुत मेरी लाइफ का, मेरी कॉलेज लाइफ का, फिर अभी तक मेरी लाइफ का सबसे इंटरेस्टिंग वीक रहा है। नॉट जस्ट अ पार्ट ऑफ कोडिंग, बट उस हैकाथॉन का मैं ये कहता हूँ कि हर एक एक सेकंड वर्थ इट था। एक एक सेकंड वो, अगर हम कितना फनी है ना, हम लोग ऐसे संडे मॉर्निंग बैठे थे। ठीक है, मेरे दोस्त को पता चला कि अच्छा एक राजस्थान में हैकाथॉन हो रहा है, आज लास्ट डे रजिस्टर करने का, अभी 1 घंटे में रजिस्ट्रेशन बंद हो रहा है। ठीक है, हैकाथॉन नर्सों है, हमने रजिस्टर कर दिया क्योंकि जो आने जाने किराया था ना, वो वही दे रहे थे, रिवोक हो जा रहा था। तो हमने बोला कि चलो ठीक है, जीतेंगे नहीं जीतेंगे, खोने को कुछ है ही नहीं। ठीक है, पैसा तो वापस आ जाएगा, गवर्नमेंट का हैकाथॉन था। तो हमने रजिस्टर कर दिया। 1 घंटे बाद वो क्लोज हो रहा था रजिस्ट्रेशन, और पीपीटी वगैरह कुछ नहीं मांगा था। हमने रजिस्टर कर दिया, शाम को कॉल आया कि आप लोग सेलेक्ट हो चुके हैं, आप लोग को परसों पहुंचना है। आपके रिज्यूमे के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया नहीं, वो हमारे आइडिया बेसिस पे सेलेक्ट किया था, पीपीटी कुछ नहीं था, हम लोग बस वैसे लिख दी। आइडिया सबमिट किया? हाँ, तो हम लोग सेलेक्ट हो गए थे। तो उसके बाद फिर वो बोला कि शाम को कॉल किया कि परसों हैकाथॉन है, परसों आप लोग सेलेक्ट हो गए, आपको परसों वहां पे प्रेजेंट होना है। हम लोग को 1 दिन बाद जाना है राजस्थान। ना टिकट हुआ है ना कुछ हुआ है, हम लोग एकदम पैनिक कर रहे थे कि क्या करे क्या करे क्या करे। तो मेरा एक दोस्त है, ठीक है, वो इस टाइम पे ऐसे सिचुएशन में बहुत ज्यादा काम एंड कलेक्टेड रहता है। ठीक है, तो वो दिमाग लगाया, हम लोग टिकट बुक किया हमने। ठीक है, हमने पैसा घर से मंगाया कि ये सब हो रहा है, टिकट बुक किया, पैसा वापस आ जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। उड़ाए टिकट वगैरह बुक किया, हम लोग मस्त घूमते घूमते गए, एसी बस वगैरह में गए। वहां पे जाके राजस्थान का गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, यूनिवर्सिटी नहीं, वो शहर है। वो मतलब वो यहाँ एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज जाने के लिए ना वो लगता है ऑटो, ऐसा है। ठीक है, तो हम लोग वहां पहली बार गए। ठीक है, तो हम लोग पहले दूसरी जगह चले गए थे, मतलब दूसरे कॉलेज में चले गए थे, हम लोग को पता नहीं था, आइडिया नहीं था। तो फिर वहां से हम लोग को भेजा गया मेन जहां पे हैकाथॉन हो रहा है। वो इतना बड़ा एरिया था, हमको लगता है वहां पे अराउंड 1000 स्टूडेंट्स रहे होंगे, 500 to 1000। इतने बच्चे थे हैकाथॉन पार्टिसिपेट कर रहे थे। मैं पहली बार देखा, मुझे लगा हैकाथॉन में कुछ टीम ज्यादा 100 टीम सेलेक्टेड होगी, नो, बहुत ज्यादा बच्चे थे। तो उसमें ऐसा था ना कि एक बहुत बड़ा वेयरहाउस था, बहुत बड़ा वेयरहाउस था, उसको पूरा वो वेयरहाउस बनाया गया था, और उसमें पूरे लड़के एक साइड सो रहे हैं और लड़की अलग, मतलब उनका दूसरा है। तो वो देख के लगा कि यार कितने हमारे जैसे कितने हैं, हमारे जैसे कितने, ये कहाँ एक टेक्निकल फील्ड में हम लोग हैं, कितने कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे। ठीक है, एक सेंस ऑफ रियलाइजेशन यहाँ पे होता है तुमको, जब तुम किसी भी हैकाथॉन में जाते हो ना, तुम देखते हो कि ओ भाई ये भी कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, हम इनसे अलग कैसे, हम कैसे बेटर है, ये तो हमसे बेटर है। तो वो सेंस ऑफ रियलाइजेशन वहां पे होता है तुमको, जब तुम देखते हो कि तुम्हारे लेवल के कितने हैं और तुमसे ऊपर कितने हैं। That's why we should participate. और एक हाँ एक्सपीरियंस मिलता है। हम जैसे बताया कि चलो ठीक है, हैकाथॉन स्टार्ट हुआ, हम लोग कोडिंग वगैरह कर रहे थे,
ठीक है, वहाँ खाना बहुत अच्छा था। एक्चुअली गवर्नमेंट का था ना, तो मैं किसी भी अपने दोस्त को बताता हूँ ना कि हम लोग ऐसा राजस्थान में गया था, तो वहाँ खाना ही मैं बताता हूँ, क्योंकि हमको लगता है जयपुर का बेस्ट कैटरर था, वह उसको अपॉइंट किए थे खाने के लिए, तो खाना बहुत बेस्ट था वहाँ का। और ये टी शर्ट मुझे वहीं से मिला है, राजस्थान आईटी डे, अगर दिख रहा होगा तो। स्वैग, मुझे स्वैग्स कलेक्ट करना बहुत पसंद है। जीडीएससी से मुझे स्वैग्स आते हैं, हैकाथॉन से भी मुझे स्वैग्स आते हैं। तो फिर हमने वहां पार्टिसिपेट किया। और एक चीज मैं सजेशन दूंगा ना कि एक टाइम के लिए तुम शेमफुल हो सकते हो, तुमको कभी कभी लगेगा कि जब सामने वाले से तुम बात कर रहे हो ना, कब मैं बताता हूँ कब लगेगा ऐसा, सामने वाले से तुम बात कर रहे हो तुमको लगेगा कि वो तुमको जज कर रहा है, ठीक है, या फिर तुमको नहीं बताना चाहता है अपने आइडियाज को। लेकिन ये चीज करना, हैकाथॉन में कहीं भी जाते हो ना, तो अलग अलग टीम्स के पास जाके बात करो, उनके आइडियाज जानो मत, ऐसा नहीं कि उनको लगे कि तुम आइडिया चुराने आए हो, जस्ट ट्राई टू कम्युनिकेट इट। और उनको भरोसा दिलाने के लिए शायद तुम अपना आइडिया पहले बता सकते हो, कि तुम पहले बता दो कि हाँ हमने ऐसा बनाया, ताकि वो भरोसा कर ले कि हम चलो शेयर कर रहे हैं तो हम तुम भी शेयर कर लोगे। तो ऐसा करते थे। तो हम वहां पे इतनी सारी टीम्स थी ना, मैं और मेरा दोस्त सबके पास गए थे। हम लोग को लगा था 1 घंटा लग गया था हर टीम को, हर टीम 1 घंटा ज्यादा लग गया था हम लोग को हर टीम के पास जाने में। तो बहुत अच्छे, कोई आईआईटी से था, कोई आईआईएम से था, कितने बहुत रेपुटेड कॉलेज से, बीआईटी से आए थे, बीआईटीएस से, बिट्स से, बहुत रेपुटेड कॉलेज से आए थे वो लोग। तो सबके पास अलग अलग आइडिया था। वहां पे जाके हमको पता चला ना कि मेरा लेवल क्या है। वो रियलाइजेशन इंपॉर्टेंट थी मेरी लाइफ में, कि हमको अपने कॉलेज में लगता है इट्स ऑलवेज लाइक ना, कि अगर तुम एक रूम में हो और वो रूम में तुम्हारे लेवल के लोग हैं, तो तुम्हारा माइंडसेट ऐसे ही रहेगा। आपको कभी पता नहीं चलता कि बाहर का एक्सपीरियंस क्या है, यस, कैसा है माहौल। यू शुड नॉट बी अ फ्रॉग इन अ वेल, ये फ्रेज मैं हर जगह यूज करता हूँ कि कोई का मेंढक नहीं बनना। रिसेंटली मुझे भी एक मिला है लाइन, मैं बोलना चाहूंगा कि इफ यू थिंक यू आर टॉपर इन द रूम देन यू आर इन द रॉन्ग रूम, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये अच्छी चीज है। तो वहां पे मैं एज अ कोई हैकाथॉन एक्सपीरियंस करते, कोई हैकाथॉन में जाता है ना, तो मैं ये सजेशन दूंगा कि तुम अपना कोड तो कर रहे हो, बट तुम पूरा घंटा बैठे कोडिंग तो नहीं करोगे, नोबडी डज इट, ठीक है, तुम बोर हो जाओगे। और ऑब्वियस सी बात है कि हैकाथॉन में बने बनाए कोड ही लेके जाओगे, तुम स्क्रैच से नहीं। इफ यू आर अ फूल इफ यू आर मेकिंग इट फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस तुम वहां बस एक्सपीरियंस के लिए गए हो, जीतने के लिए नहीं। तो हम बस एक्सपीरियंस के लिए गए थे, जैसे जैसे मैंने बताया कि पता चला और तुरंत भर दिए और सेलेक्ट हो गए, चले गए। क्योंकि सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस आपका कहाँ का था? हैकाथॉन्स में, हाँ हैकाथॉन्स में हाँ सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस मेरा राजस्थान का रहा, मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस राजस्थान का था। मैं बताता हूँ, लेट मी जस्ट मूव ऑन फर्दर। तो मैंने हर टीम के पास गया था, तो उनका उनका आइडियाज मिला, उनका माइंडसेट मिला कि ऐसे टेक्नोलॉजीज को भी ऐसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है, कुछ आईओटीज कितने अच्छे थे। वहीं पे मेरे सामने एक भैया बैठे थे, कार्तिक नाम था उनका। तो ही वाज अ लीड फ्रॉम द हिज कॉलेज, वो साउथ इंडियन थे, आंध्र प्रदेश के थे एक्चुअली में। तो वो हमारे सामने बैठे थे, उनसे बहुत इंटरेक्शन हुआ मेरा। और उनका जॉब लग चुका था अराउंड 25 लाख पर एनम, ठीक है, उनका जॉब लग चुका था। कांटेक्ट में आपके अभी? हाँ, ही इज माय हेलो कार्तिक भैया। कार्तिक भाई, अगर आप देख रहे हो तो लव यू। तो वो चीज हुआ था, ठीक है। तो ही वाज अ लीड। तो ये हुआ था कि वो लीड थे और मैंने एप्लीकेशन उसी टाइम भरा हुआ था। तो और मैं इंटरव्यू के लिए, मुझे इतना कॉन्फिडेंट था कि मैं शायद सेलेक्ट हो जाऊं। तो मैं उनसे बात कर रहा था कि क्या क्या प्रोसेस था आपका, क्या क्या सीन था। तो वो फिर मुझे समझाया कि ऐसा ऐसा होता है। और मैं बोला कि आप हैंडल कैसे करते हो अपने एज ए लीड, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता था कि इट्स वेरी बिग थिंग। अभी जब बनने का मुझे पता चला कि इट्स कॉमन, अगर तुम इस पोजीशन पे आ जाते हो ना, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी चीज है, बहुत टफ नहीं है चीज है, ठीक है। और आई एम सॉरी, मैं उतना इवेंट नहीं करवा रहा जितना मैंने प्लान किया था। देयर आर सम सर्टेन कंडीशंस एंड सम सर्टेन रीजंस बिहाइंड इट, ड्यू टू कॉलेज सपोर्ट एंड ऑल, आई विल नॉट मेंशन इट। तो ये एक है चीज, जितना मैं सोचा था उतना नहीं कर पा रहा हूँ, बट आई रियली प्लान ऑन गिविंग माई बेस्ट, ठीक है। तो ये था, तो उन्होंने मुझे सब चीज बताया, तो वहां से मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली उनसे। और वहीं से मुझे पता चल पाइथन फ्लास्क वगैरह के बारे में, जहां जहां कोड में फंस रहा था ना, आई वाज आस्किंग हिम फॉर हेल्प। तो वो वहां से मुझे पता चला कि वो मुझे पढ़ाने बैठ गए थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है, पाइथन कैसे काम करता है, सिंगल थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेडिंग, ये सब पढ़ाने लगे थे। ये सब चीजें मैं क्लास में कभी बैठ के सुना भी नहीं था, हाँ, मैं अटेंड नहीं करता था। तो ये चीज थी। तो लोगों से मिलना ज्यादा जरूरी है, उनके कल्चर्स एक्सपीरियंस करना ज्यादा जरूरी है। तुम अगर नहीं करोगे ना, तो तुम एक नैरो माइंडेड अप्रोच ही लेके चलोगे। लेकिन अगर तुम करते रहोगे ना, तो तुम्हारा माइंड बहुत ब्रॉड हो जाएगा, तुम ओपन हो जाओगे, ओपन फॉर इनोवेशन। और क्रिएटिविटी यहीं से आती है। तुम्हारा तुम्हारा माइंड सेट जितना ओपन रहेगा, क्रिएटिविटी वहीं रहेगी। नैरो माइंड एक लिमिट तक सोच सकता है,
नॉट आउटसाइड ऑफ द बॉक्स। ओपन माइंडेड इतने कल्चर एक्सपीरियंस किया है ना, ही विल इवेंचुअली फाइंड अ वे टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। दैट्स व्हाट आई बिलीव। हैकाथॉन से एक्सपीरियंस किया हमने, 36 घंटे का हैकाथॉन था, खाए पिए सोए, फिर पूरा राजस्थान घूमे। हर एक राजस्थान में भी हम लोग गए थे ना, तो अगेन मेरा जो दोस्त था उसने एक हॉस्टल फाइंड किया वहां पे, मतलब कि काइंड ऑफ हॉस्टल था, ठीक है। वहां पे फॉरेनर्स आते थे। नॉर्मल होटल्स हम लोग, मतलब ऑब्वियसली बात है, स्टूडेंट हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है। तो हम लोग हॉस्टल फाइंड आउट किया, तो एक नॉर्मल हॉस्टल नहीं था वहां पे, फॉरेनर्स आते थे। सो हमारे रूम में ही, मतलब हॉस्टल्स में क्या रहता है, उस टाइप के बेड रहते हैं ना ऐसे वाले, तो हमारे रूम में एक इटली की एक लड़की थी, ठीक है, और उसे हम लोग मिले। तो शी वॉज वे फॉर एनजीओ, वो एनजीओ में यहाँ इंडिया में 2 साल से थी हमको लगता है, ठीक है, और वो फिर इटली जा रही थी। तो उससे हम लोग बात की। और एक और मतलब बहुत सारे लोग थे, एक रशिया था, ठीक है, वो रशिया से मतलब आया था इंडिया में कुछ महीने के लिए बिकॉज ऑफ द रशिया से यूक्रेन वॉर। तो रशिया क्या कर रहा था ना, सारे अपने जो एडल्ट हैं उनको मिलिट्री में वो कर रहा था, इसीलिए वो आया था यहाँ पे इंडिया में बच के, कि मुझे ऐसा नहीं करना है। और जो ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स हैं, जो इंडिया में बाहर के स्टूडेंट्स इंडिया में पढ़ रहे हैं, देयर वाज अ गर्ल फ्रॉम न्यूयॉर्क एंड देयर वाज अ गर्ल फ्रॉम यूक्रेन, ठीक है। तो वो लोग से भी मिला, तो उनका माइंडसेट भी मुझे अच्छा लगा, और उससे हमने बहुत बहुत अच्छा बात हो, दे आर स्टिल कनेक्टेड विथ मी। अभी भी मेरा बात होता है उनसे इंस्टाग्राम वगैरह में। तो अच्छी चीज है कि मुझे ये चीज पसंद आया ना कि चलो, मतलब अचानक से सही, लेकिन एक ऐसा हॉस्टल उनको मिल गया जहां पे हम बाहर फॉरेनर से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमारा नेटवर्क एटलीस्ट कहीं ना कहीं तो बन रहा है, ठीक है। तो ये चीज मुझे अच्छा लगा कि अगर कभी एक लाइन है नेटवर्किंग पे कि आपको पता नहीं होगा कि कौन कब आपकी हेल्प हेल्प कर कर जाए, देगा। दैट्स व्हाट कि नेटवर्किंग की सबसे बड़ी अचीवमेंट आप कह सकते हो। वहां पे जयपुर में ना मैं बहुत ऐसे अच्छे सोलो लोगों से मिला था जो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे पोजीशन पे भी है अभी, ठीक है। तो मेरा नेटवर्क, मतलब आई एम कॉन्फिडेंट कि नेटवर्क अच्छा चल रहा है, मेरा नेटवर्किंग अच्छी चल रही है। उसके बाद मैं ऐसे लोगों से मिला, ठीक है, हॉस्टल, फिर बाहर गए हम लोग घूमे, तो वही मस्ती मौज मस्ती बहुत किए। तो हमको लगता है कि दैट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय दैट 4 years जर्नी ऑफ रोटा कॉलेज, ठीक है, जो कि कॉलेज में नहीं, जो कि जयपुर में हुआ था। तो वो बहुत एक्सपीरियंस था। और फिर मेरा एक फाइनल हैकाथॉन, फाइनल तो नहीं है, उसके बाद हम लोग एक हैकाथॉन में किए थे, हम लोग गए थे दिल्ली, नोएडा, NIET। सी वन थिंग आई हैव नॉट टोल्ड यू अबाउट इज, जब जैसा मैं आपने पूछा मुझसे कि मैं माउंटस्टैक डेवलपर हूँ, मैं GDS लीड हूँ। आई एम ऑल्सो ब्लॉकचेन एंथुसियास्ट। जो ये ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी है, जो वेब3 है, ये मुझे बहुत ज्यादा मुझे पसंद है, ठीक है। और इसका मैं जर्नी बताता हूँ एक्चुअली में। तो हम लोग गए थे NIET। तो NIET गए, तो हम लोग को, मेरा दोस्त था, उसके पास एक ऑलरेडी बना, मतलब प्रोजेक्ट आइडिया था, और प्रोजेक्ट इन द वर्किंग फेज में था। तो हम लोग वहां गए, तो ही वाज, मैं उसकी टीम में था। तो वो हम लोग ब्लॉकचेन पे एक प्रोजेक्ट बना रहे थे। ब्लॉकचेन हम लोग यूज कर रहे थे, इथेरियम, ठीक है। तो मुझे हमेशा से क्या था कि मुझे पता था ब्लॉकचेन होता क्या है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ वो नहीं मिला, उस एक्सपीरियंस नहीं मिला उसका, तो मैं शुरू भी नहीं कर पाया, ठीक है। तो वहां से मुझे ब्लॉकचेन का एक्सपीरियंस हुआ कि उस प्रोजेक्ट में मैं खुद काम किया, ब्लॉकचेन साइड तो नहीं, बट अगर तुम किसी टीम में हो जिसका बेस ही ब्लॉकचेन है, तो ऑब्वियसली बात है तुमको नॉलेज वहां से हो जाएगा। टू हैंडल जजेस यू विल हैव टू लर्न इट। क्योंकि मेरे केसेस में क्या होता है ना कि ज्यादातर पिचिंग मैं करता हूँ अपने प्रोजेक्ट की, जजेस को पिच मैं करता हूँ, आंसर्स मैं करता हूँ। तो उधर से मेरे को नॉलेज है ब्लॉकचेन का, और मुझे लगा कि ओके दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। तो वहां से फिर मैं अपना ब्लॉकचेन जर्नी शुरू किया था। फिर मुझे एक स्कॉलरशिप मिली थी नैस अकेडमी से। नैस देखो, नैस नैस दिल्ली को सुनाओ, अगर आप लोग नैस दिल्ली को जानते हो, देयर इज अ गाय, आई फॉरगॉट हिज नेम, he says something about certain thing in the world happening and then said that's 1 minute, see you tomorrow। अगर आपने कभी अच्छा एक्सपीरियंस किया होगा, उसका नाम मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो वो एक क्या बोले, एक पेज है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग जगह से कम्युनिटी एक्सपर्ट्स को हायर करती है, और उनकी अपनी कम्युनिटी है, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे जाके वीडियोस बनाते हैं, ठीक है। तो इन्फ्लुएंस करते हैं, ये अच्छी चीज है कि उनका वर्क कल्चर बहुत अच्छा है। तो अभी हाल ही में उन्होंने एक अपना एकेडमी शुरू किया था, जहां पे वो सिखाते भी थे चीजों को कि हाउ टू मेक यूट्यूब वीडियोस, ठीक है। अगर आप लोग नैस डेली या नैस एकेडमी सर्च करेंगे तो यू विल फाइंड इट, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, और ये फेमस है, मुझे लगता है आप लोग शायद जानते नहीं होंगे। तो वहां से मुझे एक स्कॉलरशिप मिला था। तो स्कॉलरशिप काइंड ऑफ था कि नहीं, मुझे समझ में नहीं आया। उन्होंने बोला कि अप्लाई करो, और वी आर ओनली एक्सेप्टिंग लिमिटेड एप्लीकेशंस, ठीक है। तो मैंने अप्लाई कर लिया, तो मैं सेलेक्ट नहीं हुआ। फिर पता नहीं, पहले पहले कोहॉर्ट में सेलेक्ट नहीं हुआ, फिर उसके बाद वाले कोहॉर्ट में मैंने सेलेक्ट हो गया।
तो फिर वहां से मुझे सोलाना के बारे में पता चला कि सोलाना जो आप कर रहे हैं। सोलाना ब्लॉकचेन, हाँ, तो मुझे सोलाना के बारे में पता चला कि हाउ सोलाना इज डिफरेंट फ्रॉम इथेरियम। ठीक है, मुझे तो सोलाना कॉइन के बारे में भी पता नहीं था उससे पहले कि सोलाना कॉइन एग्जिस्टेड। तब मुझे फिर उसके सोलाना की एक्सपर्टीज आई कि सोलाना का कोड कैसे करते हैं। तो अभी मैंने मतलब उसी टाइम मैंने एक पार्ट ऑफ माई प्रोजेक्ट मैंने एक एनएफटी भी रिलीज किया था जो कि सिर्फ डेवनेट में था, क्योंकि उसका पब्लिश करने के पैसे लगते हैं। इट्स क्रिप्टो करेंसी ऑफ कोर्स। तो मैंने डेवनेट पे कुछ एनएफटी बनाई थी, कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए थे, तो वहां से मैं ब्लॉकचेन सीख रहा था। तो ये शायद मैंने बताया नहीं था। तो एनआईटी देखो, अनदर हैकाथॉन, अनदर एक्सपीरियंस जो मेरे आगे के काम आया। ठीक है, ब्लॉकचेन से रिलेटेड। तो उधर मुझे ब्लॉकचेन के बारे में पता चला और फिर मैं ब्लॉकचेन स्टार्ट किया। और अभी हाल ही में सबसे रिसेंटली एक शंकरा में हैकाथॉन हुआ था। और देयर इज अ थिंग ना कि एक्सपीरियंस बहुत किया। शायद मुझे लगता है शायद टीम की वजह से, आई एम नॉट ब्लेमिंग इट ऑन अ टीम, बट टीम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। तो कहीं ना कहीं वी आर लैकिंग ऑन द टीम, आई थिंक। तो उधर से हम लोग जो विनिंग फेज होता है ना वो नहीं कर पाए, और कभी कभी लक भी मायने रखता है। लेट मी टेल यू, जयपुर का हैकाथॉन हम लोग इसलिए नहीं जीते क्योंकि वहां जजेस थे ही नहीं। जजेस नहीं, तो फिर वो रिजल्ट कौन दे रहा? इट वाज प्री प्लान्ड एक्चुअली। ऐसा भी होता है? हाँ, हाँ, ऐसा होता है एक्चुअली। प्री प्लान नहीं बोलेंगे। जो जीता टीम वो जयपुर की थी, उसी कॉलेज की थी, और उसको गवर्नमेंट पहले से ही फंडिंग कर रही थी, और गवर्नमेंट का हैकाथॉन ही था। अनदर थिंग इज कि इतने सारे बच्चे थे कि हमारे पास कभी कोई जज आया ही नहीं। हम वेट कर रहे थे जज का, जजिंग राउंड का हो ही नहीं रहा था। उनको मेरे प्रोजेक्ट को गिटहब रिपोजिटरी में डालना था मुझे, और अगर मैं अपने प्रोजेक्ट को गिटहब में डालूंगा तो मैं एक्सप्लेन करने के लिए नहीं रहूंगा। दैट्स अ नेगेटिव पॉइंट फॉर अस। अगर मैं अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा और सामने वाला मेरे आइडियाज को समझ नहीं पाएगा, तो फिर हम जीतने के चांसेस नहीं बनते। तो ये चीज है। सेकंड हैकाथॉन में हमारे पास टीम उतनी अच्छी नहीं थी, जो नोएडा गए थे हम। ठीक है, सो वी वर हैविंग 4 मेंबर्स, बट ओनली टू ऑफ अस वर्किंग। ठीक है। तो ये चीज थी कि इट्स ओके, ऐसा नहीं कि वो नहीं कर रहे थे, दे ट्राइड देयर बेस्ट, बट देयर इज अ लिमिट। ठीक है, तो उधर से मिला। तो बट ऐसा नहीं है कि हैकाथॉन्स में मुझे डिप्रेशन कभी हुआ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा हैकाथॉन्स का। मुझे हैकाथॉन से जो आपने ये एक्सपोजर मिला, आपको एक्सपीरियंस मिला, वो आप आगे भी जाकर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। वो चीजें मैटर करती है, लाइक यू हैव ट्राइड योर बेस्ट। एग्जैक्टली। नाउ टेक्निकल स्किल्स पे बात कर लिया हम लोगों ने, और फिर जीडीएससी के बारे में सारी डिटेल्स हो गई। अब आते हैं, रिसेंटली मैंने एक डेटा देखा टाइम्स ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स का, कि 2024 में आईआईटी मुंबई के जो बैच के स्टूडेंट्स थे, आउट ऑफ 2000 स्टूडेंट्स, ओनली 672 स्टूडेंट्स हैव सिक्योर्ड देयर जॉब। एंड ये जो रिसेशन देख रहे हैं कंपनी में, ले ऑफ्स देख रहे हैं कि आपकी जॉब भी लग जा रही है, तो इट्स काइंड ऑफ अ सिक्योरिटी। हम कह सकते हैं कि हमारे पास बहुत टेक्निकल स्किल्स हैं, लेकिन कंपनी के साइड से सिक्योरिटी नहीं है इस फील्ड में। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? सी, मुझे क्या लगता है ना कि रिसेशन मतलब जो लेइंग ऑफ है ना, सबसे ज्यादा रीजन इसका है ना कोविड का। कोविड चला तो गया, देखिए वो फेज चला गया, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत लंबा रहा है। जो फैंग कंपनीज है, जैसे फेसबुक हो गया, सबसे ज्यादा फेसबुक का नाम इसलिए आया क्योंकि फेसबुक ने 11,000 एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया था, फायर कर दिया था। ठीक है, और एप्पल एक ऐसी कंपनी है जिसने एक भी एम्प्लॉयज को फायर नहीं किया। नो, एप्पल ने बिल्कुल फायर नहीं किया। एप्पल ने क्या किया, अपना हायरिंग प्रोसेस बंद कर दिया। तो अगेन मैं बता रहा था रीजन क्या है इसका, कि जो कोविड का टाइम था ना, उसमें जब जो सारे लोग थे वो घर में अपने शिफ्ट हो गए थे, तो ऐसी कंपनी जो तब ज्यादा काम करती, जब लोग अपने एक आइडियल पोजीशन पे बैठे रहते हैं, ज्यादा अपना मतलब ज्यादा घूमते फिरते नहीं है। ठीक है, जब आइडियली बैठे रहते हैं तब उस कंपनी को प्रॉफिट होता है। ऐसी कौन सी कंपनी? फेसबुक, बैठे बैठे फेसबुक चलाते हैं। नेटफ्लिक्स हो गया, Amazon हो गया, क्योंकि बाहर ऑब्वियसली बात जा नहीं सकते हैं, तो सारा ऑर्डर्स घर में मंगाते हैं। तो ये सब कंपनीज को सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था। स्टार्टअप कंपनीज भी थी उसमें, स्टार्टअप में हम बाद में आते हैं। ये सब जो पहले जो सबसे ज्यादा विजिबल है कि ये ले ऑफ कर रही है, ये फायर कर रही है एम्प्लॉइज को, ये क्या की थी कि कोविड टाइम में इनका ज्यादा डिमांड हो गया था। तो कोविड के टाइम में इनका हायरिंग बहुत ज्यादा हो गया। ये लोग ने अपने उस सिस्टम मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे बच्चे लोग भर लिए, बंदे भर लिए। ठीक है,
उसके बाद जब कोविड गया, जब चीजें नॉर्मलाइज होने लगी, तो क्या हुआ कि ओके लोग पीपल अगेन स्टार्टेड बाइंग फ्रॉम द मार्केट। अमेजोन का वो कम हो गया प्रोडक्शन, ठीक है, अब लोग अमेजोन से कम खरीद रहे हैं, तो अमेजोन का प्रॉफिट कम हो रहा है, अमेजोन के प्रॉफिट कम हो रहा है, बट अमेजोन के पास जो एम्प्लॉयज ज्यादा है, तो अमेजोन ऑब्वियसली बात है अपनी कंपनी को बचाने के लिए उसमें एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर देगा। और बिलीव मी, जो ले ऑफ हो रहा है ना, वो जूनियर इंजीनियर्स का ही हो रहा है, जो जूनियर्स हैं, जिनको जो लो लेवल है, ठीक है। अगर तुम अपनी कंपनी में एक ऐसा स्पॉट बना के बैठे हो ना कि यू आर वैल्यूएबल, तो तुमको हटाएगा ही नहीं, ठीक है। तो द थिंग इज कि जब उसके पास प्रॉफिट कम होने लगा, तो क्या हुआ कि ऑब्वियसली बात है अमेजोन अपनी कंपनी को बचाने के लिए ले ऑफ करेगा। फेसबुक के साथ भी यही हुआ, एक ये रीजन था फेसबुक के ले ऑफ करने का कि प्रॉफिट कम हुआ तो ले ऑफ कर रहा है। अनदर थिंग इज दे आर इन्वेस्टिंग देयर इन मेटा, मेटा इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी उसमें AR VR में, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी। मेटा बहुत ज्यादा फोकस्ड है उसमें, कि उनको लगता है मेटा को कि वो बहुत वही फ्यूचर है, एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव, AR VR ही फ्यूचर है, ठीक है। तो मेटा अपना पूरा इन्वेस्टमेंट वही कर रहा है, उसी में कर रहा है। तो वो क्या है कि जो फेसबुक की जो उसके अभी करेंटली वर्किंग फेसबुक वगैरह में जो काम कर रहे हैं ना, उसमें से पैसा कम करके अपना जो स्टॉक है, ठीक है, अपना जो फंडिंग है वो ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी में इन्वेस्ट कर रहा है। तो वहां से पैसा कम हो रहा है, तो पैसा तो उसको चाहिए ही, तो उधर से जो पीपल एम्प्लॉयज है उनको फायर कर दे रहा है, ताकि उसका जो फंड्स है वो फालतू लोगों पे जाए ना, और हम लोग ऑगमेंटेड रियलिटी पे इन्वेस्ट कर सके। एंड द रीजन इज कि जो इन्वेस्टर्स है मेटा के जो इन्वेस्टर्स हैं, कुछ कुछ ऐसे ये रीजन हो सकता है कि वो लोग बिलीव नहीं करते कि AR VR इज द फ्यूचर। मतलब कुछ कुछ ऑब्वियसली बात है, हर चीज में लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे और नहीं भी करेंगे। तो हमको लगता है कि इन्वेस्टर्स कम होने की वजह से भी फंडिंग कहाँ से मिलती है? इन्वेस्टर से। अगर इन्वेस्टर्स कम होंगे, तुम्हारे पास फंडिंग कम होगी, लोग को पे करने के लिए ज्यादा लोग रहेंगे, लेकिन फंड्स कम रहेगा। फंड्स कम है तो तुम लोगों को निकालोगे ही निकालोगे। नेटफ्लिक्स का भी यही है, घर में बैठे थे तो नेटफ्लिक्स दिन रात चलता था, लेकिन जब वर्क कल्चर, जब वापस चीजें नॉर्मलाइज हुई, तो सब नेटफ्लिक्स का भी कम हो गया, नेटफ्लिक्स का भी कम हो गया। ये रीजन है। स्टार्टअप की क्या बात होती है कि स्टार्टअप में भी बहुत सारे ले ऑफ हुए कोविड के बाद। क्यों? क्योंकि जब कोविड का टाइम था, कोरोना का टाइम था ना, तो गवर्नमेंट, बहुत सारे नए स्टार्टअप्स इमर्ज हुए थे, और गवर्नमेंट, जब लोग बाहर नहीं आ रहे थे ना, तो गवर्नमेंट के पास फंड्स थे स्टार्टअप को देने के लिए, ठीक है। इंडिया में बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर कल्चर चल रहा है अभी, स्टार्टअप कल्चर इंडिया का बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, ठीक है। मतलब मतलब मैं देखता हूँ न्यूज वगैरह में, ठीक है, एक नया स्टार्टअप वो हो रहा है, ठीक है, हम लोग खुद किसी स्टार्टअप में काम कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है कि इंडिया इज फोकसिंग ऑन स्टार्टअप्स। तो उस टाइम क्या था कि जो गवर्नमेंट थी वो फंड करती थी स्टार्टअप्स को, बट जैसी चीजें नॉर्मलाइज हुई ना, तो वो फंडिंग भी कम हो गई, फंडिंग कम हो गई, और स्टार्टअप में फिर एम्प्लॉयज थे भी। बायजूस को देख लो, जब बायजूस भी ले ऑफ किया। क्यों? क्योंकि जब कोविड टाइम था, तब ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ज्यादा पीक पे था, तो बायजूस को एम्प्लॉयज चाहिए थे, ठीक है। लेकिन जब फिर चीजें नॉर्मलाइज हुई, रिसेशन, बायजूस तो पैसा कम, बंदे निकाल दिए। तो कोविड का वो चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि इफ यू हैव द इनफ स्किल्स, अगर आते हैं स्किल्स पे, अगर तुम्हारा ऐसा कुछ क्वेश्चन रहता है स्किल्स का, तो हम बता सकते हैं कि IITs जैसी बड़ी कॉलेजेस का क्या रीजन रहा कि वहां भी प्लेसमेंट्स नहीं हो रही? सी बोला कि सिर्फ ले ऑफ्स नहीं हो रहे हैं, विप्रो हो गया, TCS हो गई, कुछ कंपनीज ने हायरिंग करना ही रोक दिया है। अनदर रीजन इज कि कोविड के टाइम पे उन्होंने इनफ हायरिंग कर चुकी थी, अब उनके पास इनफ एम्प्लॉयज हैं जो इस करंट कल्चर में, करंट वर्ल्ड में काम कर सकते हैं। अब वो और हायर क्यों करेंगे जब उनके पास इनफ है? तो इनफ उनके पास है तो और हायर करने का कोई मतलब नहीं बनता है, वो फालतू बैठा के खिलाएंगे। जैसे एप्पल ने हायरिंग रोकी थी, ठीक है, क्योंकि उसके पास इनफ एम्प्लॉयज थे, तो ऑब्वियसली बात है कि एप्पल हायरिंग हम नहीं करेगा कंपनी, IIT कॉलेजेस में, ठीक है। तो ये अनदर रीजन है कि उनके पास इनफ काम करने वाले हैं। और अनदर रीजन इज कि बहुत सारी कंपनीज AI में शिफ्ट हो रही है, ठीक है, तो कुछ जॉब्स ऑटोमेटेड हो रहे हैं, तो उस फील्ड में उनको हायर नहीं करना है शायद से, इसीलिए। ओके, तो ये जो आई थिंक यहीं से स्टार्टअप कल्चर का स्टार्ट हुआ, लाइक 672 मे बी वी कैन से कि out of 2000 students 672 have secured their jobs and rest of them are in somewhere in startup in business culture. तो सपोज कि आपको बोला जाए कि आप स्टार्टअप जॉब्स में जाना चाहोगे, खुद का स्टार्टअप अपना स्टार्ट करना चाहोगे, या फिर कोडिंग जॉब्स, तो व्हाट विल यू चूज? ये क्वेश्चन पर्सनली मेरे लिए है? हाँ, पर्सनली। ओके, गुड क्वेश्चन। मैं चाहता था ये तुम पूछो मुझसे। सी मुझे स्टार्टअप में काम करना पसंद है। मैं खुद चाहता हूँ ना कि मैं किसी स्टार्टअप का पार्ट रहूं। क्यों?
क्योंकि देखो अभी अगर तुम बोलोगे ना तो जॉब सिक्योरिटी कहीं नहीं है। साइन कंपनी से भी मैं चला गया और 3 दिन बाद अभी एक केस हुआ था कि ट्विटर पे कि मतलब मैं देखा था, अभी तो नहीं मतलब कुछ साल पहले का ही था, कि एक लड़की थी वो कनाडा शिफ्ट जो यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पहुंची। उसके लिए मैं टेक्निकल स्किल्स वो कर रहा था, उसके लिए मैं कम्युनिकेशन स्किल्स अपने बना रहा था, क्योंकि देयर माइट बी टाइम, क्योंकि जो बडिंग कंपनीज होती है ना उनको कम्युनिकेशन चाहिए, क्योंकि उनको अपनी कंपनी को मार्केट भी करना है, ठीक है, उनको अपनी कंपनी को एक्सपोजर देना है। और एंड ऑब्वियस है, और जो स्टार्टअप्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा एकदम हाई लेवल लोगों को नहीं ले पाते, क्यों? क्योंकि उनके पास पेइंग अपॉर्चुनिटीज कम रहती है, उतना ज्यादा देते नहीं है, ठीक है, बहुत सारी देती हैं, कुछ नहीं देती हैं। उनमें क्या रहता है कि जो साथ में काम कर रहे होते हैं ना, जो उनके लेवल के रहते हैं, वो सब कंबाइन होकर काम करते हैं। और स्टार्टअप का वर्क कल्चर बहुत अच्छा रहता है, बहुत सारे स्टार्टअप्स का मैं देखा हूँ, ठीक है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, शायद नहीं भी रहता हो, जितना मेरे पास आया उतना देखा तो मुझे लगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अगर मैं किसी कंपनी का पार्ट रहूं और मैं उसको बड़ा होते हुए देखूं, या मैं उसको बड़ा होते हुए मेरी हेल्प, मेरा योगदान रहे, तो ये मैं चाहता हूँ। तो आपने बोला अभी कि मैं भी एक स्टार्टअप में काम कर रहा हूँ, हाँ, क्या है वो? एक्चुअली देखो एक स्टार्टअप में, इट्स नॉट एक्चुअली स्टार्टअप, ठीक है, वो स्टार्टअप था, एक स्टार्टअप मेरा प्लान है, वो प्लान अभी मैं शेयर नहीं कर रहा था क्योंकि हमने उस आइडिया को पेटेंट नहीं करवाया है, तो हमने उसने पेटेंट नहीं करवाया है। इट्स नॉट एक्चुअली माय आइडिया, वो मेरे एक दोस्त का है, बट आई एम अ पार्ट ऑफ दैट। मेरी एक गलती की मुझे आइडियाज नहीं आते, ये मेरी गलती की कमी है, मैं बोलूंगा, मैं अपनी कमी भी शेयर कर सकता हूँ, बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट, मुझे आइडियाज नहीं आते हैं, बट आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि किसी और के साथ में काम कर रहा हूँ ना, उसके आइडिया को मैं बहुत अच्छा मॉडिफाई कर सकता हूँ, पीक पे ला सकता हूँ, इतना कॉन्फिडेंट हूँ मैं कि अगर किसी और का आइडिया है ना, आई विल हेल्प इट टू मॉडिफाई टू गेट बेटर, मैं उसको बेटर कर सकता हूँ। शायद मुझे बेस आइडिया ना आए, लेकिन साथ में रह के आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि मैं उसको बेटर कर सकता हूँ। तो मैं एक ऐसा आइडिया था हमारा, तो उसको पेटेंट नहीं करा, उस पर शेयर नहीं कर सकता हूँ, बट करेंटली एक काइंड ऑफ स्टार्टअप है रूमटा टेक, ये हमारे कॉलेज का ही ऑर्गेनाइजेशन है, जो कॉलेज के अंदर ही है, ठीक है। एंड वी व्हाट वी डू इज लाइक, हम लोग क्लाइंट्स को ढूंढते हैं, ठीक है, और उस क्लाइंट्स के लिए हम लोग प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ ना, तो उसकी आइडिया को मैं बहुत अच्छा मॉडिफाई कर सकता हूँ, पीक क्लास, इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर किसी और का आइडिया है ना, आई विल हेल्प इट टू मॉडिफाई टू गेट बेटर, मैं उसको बेटर कर सकता हूँ। शायद मुझे बेस आइडिया ना आए, लेकिन साथ में रह के आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट मैं उसको बेटर कर सकता हूँ। तो मैं एक ऐसा आइडिया था हमारा, उसको पेटेंट नहीं करा, उसको शेयर नहीं कर सकता हूँ, बट करेंटली एक काइंड ऑफ स्टार्टअप है रूमटा टेक, ये हमारे कॉलेज का ही ऑर्गेनाइजेशन है, जो कॉलेज के अंदर ही है, ठीक है। एंड वी व्हाट वी डू इज लाइक, हम लोग क्लाइंट्स को ढूंढते हैं, ठीक है, और उस क्लाइंट्स के लिए हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो देयर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज वी आर ऑफरिंग, ठीक है, बहुत सारी चीजें हम लोग ऑफर कर रहे हैं। तो वो उसमें वेब डेवलपमेंट वगैरह हो गया, किसी क्लाइंट को अगर वेब ऐप बनाने हैं, वेबसाइट्स बनानी है, ठीक है, तो हम लोग उसको बना के दे सकते हैं। एंड्रॉइड ऐप बनाने हैं, एंड्रॉइड दे सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, जो भी लेवल्स है ये सब हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो what we are doing currently is like we are also opting for the clients who are outside the college and we are making projects for the college itself. तो हमने अभी 2 प्रोजेक्ट रिलीज किए हैं, ठीक है, अभी मतलब वो प्रॉपर पब्लिश नहीं किए, उसमें कुछ टेस्टिंग फेज पे चल रहे हैं प्रोजेक्ट्स। एक हमारा VFB वैल्यू बुकिंग के लिए एंड अनदर इज फॉर अटेंडेंस, इट्स नॉट फॉर द क्लास इटसेल्फ, वो मैंने अपने बनाया, मैंने खुद बनाया इसको। तो एज अ पार्ट ऑफ रूमटा टेक, मैं खुद तो वो नहीं रहता, तो एज अ पार्ट ऑफ रूमटा टेक तो रूमटा टेक ने बनाया। बट द थिंग इज कि वो पूरी अभी क्लास के लिए रेडी नहीं है, इट्स ओनली फॉर द रूबी स्टूडेंट्स, तो स्टार्टअप स्टूडेंट्स। तो ये चीजें हैं, तो हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, ठीक है, हमने कई इसके अलावा भी कई प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। और रूमटा टेक का क्या है ना कि अभी 3rd ईयर में हम लोग 4th ईयर के बाद अगर चले जाएंगे तो न्यू पीपल विल कम in this organization, ठीक है, we will be there, we will be a part of it somehow, not directly connected but indirectly, ठीक है। तो हम हमेशा इस कल्चर के पार्ट रहेंगे, बट जो एम्प्लॉइज रहेंगे वो नए आते रहेंगे, बिकॉज इवेंचुअली वी विल फाइंड सम बेटर जॉब्स, विल लीव, ठीक, और वी विल वर्क ऑन आवर स्टार्टअप। तो फिलहाल के लिए दिस इज रूमटा टेक इज द बेस्ट थिंग टू हैव द इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, आई बिलीव, क्योंकि you will sit at home and do projects, okay, that's fine, but to make खुद के लिए प्रोजेक्ट बनाना और किसी क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट बनाना, दोनों में बहुत फर्क है। तुम क्लाइंट के प्रोजेक्ट बनाते हो ना, तो तुम उस क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से देख के बनाते हो, तो बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है ना कि जो तुम खुद के प्रोजेक्ट में इंक्लूड नहीं करते हो, लेकिन फॉर द क्लाइंट यू हैव टू इंक्लूड इन योर प्रोजेक्ट, ठीक है, तो उसके लिए तुम सीखोगे फिर बनाओगे। तो एक इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस इसमें मिलता है।
तो आई बिलीव कि अगर तुम लोग बहुत टेक्निकली बहुत अच्छा कर रहे हो ना किसी फील्ड में, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, चाहे वो डेवलपमेंट हो गया, चाहे वो एंड्रॉइड डेवलपमेंट हो गया, तो जस्ट यू गाइस कैन मीट मी फॉर द रूम का, ठीक है? ग्राफिक डिजाइनिंग आपने बोला, हाँ ग्राफिक डिजाइनिंग का स्कोप है आगे when it comes to AI? सी दिस इज अ वेरी क्रूशियल थिंग कि स्कोप इट्स नॉट अबाउट स्कोप एक्चुअली। देखो अभी एआई हिसाब से चल रहा है ना, उसका अपॉर्चुनिटी जरूर कम रहेगा, बट यू विल ऑलवेज हैव टू बी क्रिएटिव। अगर वो क्रिएटिविटी तुम्हारे अंदर है ना, तो एआई विल नॉट बी एबल टू टेक ओवर डेफिनेटली। एआई को तुम प्रॉम्प्ट देते हो, तुम हमेशा अगर देखो तो एआई को तुम प्रॉम्प्ट देते हो कि हमको एक ऐसा चाहिए, ठीक है? वो उतना क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकता है, एंड आई बिलीव वो नहीं दिखा सकता है अभी, और फॉर द नेक्स्ट 10 years इट विल नॉट बी एबल टू बी दैट क्रिएटिव जो क्रिएटिविटी ह्यूमन ब्रेन के अंदर है। जो एक्सपीरियंस ह्यूमन ब्रेन के अंदर है वो एआई नहीं दिखा सकता। और अनदर थिंग इज ना कि एक टर्म है, मुझे वो टर्म एग्जैक्टली याद नहीं, शायद वो हालुसिनेशन होता है, शायद वो हालुसिनेशन होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है? अगर मैं गलती तो माफ करना कि एआई क्या करता है ना, जब कोई ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए तुम प्रॉम्प्ट देते हो, तो जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इमेजेस रहती है वेब में, उसको यूज करके वो अपना जो भी प्रॉम्प्ट है उस पर काम करता है। अगर पूरा वेब ही एआई जनरेटेड इमेज से भर जाएगा, तो जो जनरेट इमेज वो जनरेट करेगा ना, वो पूरी अलग रहेगी, पूरा गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एआई ऑब्वियस है कि वो जो इंटरनेट पे ढूंढता है, ऑब्वियसली बात है कि आप चीज डेटा फीड नहीं होगा, इंटरनेट से ही निकाल सकते हैं। इंटरनेट पे अगर सपोज यू वांट टू पिक अप डॉग, ठीक है, तो डॉग डूइंग समथिंग, तो फिलहाल भी इंटरनेट पे वो जब सर्च करेगा तो उसको कुछ मिल जाएगा, तो उससे जनरेट करके ही पिक दे देगा। अगर ऐसा सिचुएशन हुआ कि पूरा इंटरनेट ही एआई जनरेटेड इमेज से भर गया ना, तो वो पूरा कचरा कर देगा। तो ये तो फिर दूसरी चीज है, तो एआई का एक डिसएडवांटेज है जो कि ठीक हो सकता है बाद में, ठीक है? बिकॉज द ग्राफ इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली, हर चीज बेटर होंगी। जैसे अभी क्या हुआ कि पता चला कि डेविन इज फेक, मतलब उसने काम नहीं किया, बट इसको सोच के ये खुश नहीं होना है कि हमको कि डेविन कभी काम करेगा ही नहीं। तो उनको प्रमोट करा तो उन्होंने कर दिया, ऑब्वियसली बात है कि दे आर वर्किंग ऑन इट, एंड सम डे सम मे बी आफ्टर एन ईयर इट विल स्टार्ट वर्किंग फॉर द बेस्ट। तो वो चीज रहेगी हमेशा, वो क्रिएटिविटी तुम्हारे अंदर रहनी चाहिए, तो कि हमको ऐसा करना है या फिर इसमें ऐसा रहना चाहिए। अगर वो क्रिएटिविटी तुम्हारे अंदर है ना, तो एआई विल नॉट बी एबल टू टेक योर जॉब, आई बिलीव। Okay, exactly. It's a very simple question I can say. 5 AI वेबसाइट जो कि आप डेली लाइफ में यूज करते हो। 5 एआई वेबसाइट, देखो मुझे सब चीज चैटजीपीटी से मिल जाता है। चैटजीपीटी से मेरा काम मेन प्रोडक्शन है, ठीक है? तो मुझे चैटजीपीटी से मिल जाती है, मुझे चैटजीपीटी 4 भी है, तो उसमें से मुझे मतलब इमेजेस मिल जाती है, ठीक है? और फिलहाल के लिए मैं जो देखा जाए तो अगर मैं लोगोस वगैरह बना रहा हूँ, कुछ ग्राफिक में जो काम करता हूँ, अगर वो कर रहा हूँ तो मैं वो कुछ कैनवा से करता हूँ, तो मेरा ज्यादातर काम जीपीटी से हो जाता है, तो मुझे कोई एआई को यूज करने की जरूरत पड़ती ही नहीं अलग से। ऐसा है। ओके, सो आज हमने और एक और चीज है कि बहुत सारी जो एआई वेबसाइट्स है जो जनरेट करती है, ब्लैक बॉक्स हो गया, ठीक है? एक ब्लैक बॉक्स हो गया, इसका भी मैं यूज करता हूँ, बट अगेन मैं आई प्रेफर जीपीटी और ब्लैक बॉक्स, ठीक है? क्योंकि उसमें ज्यादा मैं बेटर प्रॉम्प्ट लिख सकता हूँ, ठीक है? और मुझे लगता है कि चैटजीपीटी मेरा रिस्पॉन्स अच्छा करता है, क्योंकि शायद मुझे उतना अच्छा प्रॉम्प्ट लिखने आता है, तो ब्लैक बॉक्स से बेटर काम करता है, इसलिए मैं ब्लैक बॉक्स पहले यूज करता था, ब्लैक बॉक्स, लेकिन अब चैटजीपीटी यूज करता हूँ। और अगर देखा जाए तो लोगोस वगैरह बनाना हो या फिर कुछ ग्राफिक्स बनाना हुआ तो मैं कैनवा यूज करता हूँ, बट अगर मुझे कोई वेबसाइट का स्ट्रक्चर चाहिए तो मैंने 2 बार ट्राई किया है कि मैंने उसको एक प्रॉम्प्ट दिया कि मुझे वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर, तो वो बहुत बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, तो मुझे वो पसंद नहीं आता। मुझे लगता है कि मैं हमेशा चाहता हूँ ना कि मेरी हर वेबसाइट में कुछ अलग हो, तो और ऑलरेडी अगर वो मुझे कोड कंटेंट लिख के दे रहा है तो मेरे पास ऑलरेडी टेम्पलेट्स रखे हुए हैं, मेरे बनाए हुए टेम्पलेट्स रखे हुए हैं, और टेम्पलेट्स आजकल गूगल में मिल भी जाते हैं, तो मुझे बस अपना दिमाग लगा के कुछ वो करना है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई एआई नहीं है ना, मेरे नजर में नहीं आया हो जो मुझे एक ऐसा वेबसाइट का टेम्पलेट बना देते जो बहुत अलग हो, जो बहुत यूनिक हो। तो मुझे वैसा पसंद है, मुझे एनिमेशन बहुत पसंद है। डिपेंड करता है जैसे क्लाइंट कैसा चाहिए। अगर एक सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है जो खुद को प्रमोट कर रही है और ग्राफिक डिजाइनिंग अगर वो करती है तो मुझे उसमें एनिमेशन रखनी पड़ेंगे। लेकिन अगर एक बहुत सिंपल टेक ऑर्गेनाइजेशन है जो कुछ ऑफर करती है, जैसे हमारी रोटाटेक ही ऑफर करती है, तो उसका वेबसाइट को काइंड ऑफ सिंपलिस्टिक रखना चाहूंगा। तो ये सब चीजें ये मेरी क्रिएटिविटी है, ये एआई इतना नहीं सोच पाता फिलहाल।
तो फिलहाल तो मैं इसीलिए इसका कोई ऐसा टूल यूज नहीं करता हूँ। मैं खुद डिजाइन करता हूँ, मैं खुद डिजाइन करता हूँ, खुद बनाता हूँ बेसिक। तो one last question. So in this whole podcast हमने GDSC के प्रोसेस के बारे में बात करी कि आप कैसे GDSC को ज्वाइन कर सकते हो। हमने मिथ्स देखा कि सॉफ्ट स्किल और टेक्निकल स्किल्स के बीच में जो मिथ है उसको बैलेंस करके रखना चाहिए, वो सीखे। एंड द लास्ट वन हमने हैकाथॉन्स के बारे में बात की है, और फिर रिसेशन जो कंपनीज में अभी हो रही है उसके बारे में। तो हम लोगों ने 4 पॉइंट्स को आज कवर किया है इस पूरे पॉडकास्ट में। तो मैं चाहूंगा कि अब आप इस पूरे पॉडकास्ट को इस चारों पॉइंट्स के अराउंड कंक्लूड कर दो फॉर दोज जो कि अभी टेक्निकल फील्ड में आ रहे हैं और कुछ अपना स्टार्ट करना चाह रहे हैं, हैकाथॉन्स से एक्सपोजर लेना चाहते हो, या फिर वो कंपनीज में रिसेशन हो रही है, लेऑफ्स हो रही है, ऐसा मिथ या भ्रम उनके माइंड में बैठा है। तो जस्ट कंक्लूड दिस होल पॉडकास्ट। ओके, सी द थिंग इज कि जैसा हमने बोला कि पूरे पॉडकास्ट को वापस रिकैप करने से अच्छा है कि मैं कुछ ऐसा बताऊं जो मैंने इस पॉडकास्ट से बताया है। तो हैकाथॉन से एक्सपीरियंस लेना एक्सपोजर के लिए अच्छा होता है, ठीक है। तुम्हारा पर्सनल एक्सपोजर, तुम्हारा एक तुमको पता चलना चाहिए कि तुम्हारा लेवल वर्ल्ड के लेवल से कितना, मतलब तुम्हारे साथ वाले लेवल से कितना, तुम्हारे कंपटीटर्स कैसे हैं, तुम किसके बीच compete कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। हैकाथॉन से ये सीखने को मिलता है, ठीक है। रही बात है तुम रिसेशन के लिए सोचते हो, मैं भी सोचता हूँ, ठीक है। सो एक टेक्निकल माइंडसेट होता है ना कि एआई विल ईट अवर जॉब्स। एक मिथ है कि एआई हमारे जॉब खा जाएगा। एआई हमेशा हमारे जॉब्स इजी करेगा। हमको उस काबिल बनना है कि हम लोग एआई को यूज करके अपना जॉब करवा हम एआई को यूज करें, ना कि एआई हमें यूज करे। एआई हमें रिप्लेस करे, ये नहीं होना चाहिए। तो हमने कहीं ऐसा मेंशन नहीं किया, लेकिन अगर तुम एक बिगिनियर हो, ठीक है, और तुम कंफ्यूज हो कि हमको क्या फील्ड में जाना है, कि ऑब्वियसली बात है कि अभी जिस हिसाब से ग्राफ बढ़ रहा है उस हिसाब से एआई और टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसमें ज्यादा जाएगी, ठीक है। तो अगर तुम कंफ्यूज हो कि हम कैसे ले ऑफ ना हो हमारा, या फिर हमारा हमको कैसे जॉब मिल जाए, तो कुछ ऐसे डोमेन्स है जो मैं बता सकता हूँ कि फ्यूचर में उसका स्कोप अच्छा रहेगा, ठीक है। मैं तो फिलहाल डेवलपमेंट नहीं कर रहा हूँ, आई बिलीव कि मेरा अभी 2-3 साल तक जो मैं करूंगा वो तो कहीं नहीं जाने वाला। उसके बाद ऑब्वियस है कि मैं एडेप्टिव लर्नर हूँ, तो मैं अपनी कंपनी के साथ सीखता रहूंगा, तो आई विल सर्वाइव। बट इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर कि अगर तुमको जानना है, तो ऐसा है कि किसी भी चीज का ना एक स्किल होता है, सॉफ्ट स्किल है, डिजिटल लर्निंग, डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल लिटरेसी होना जरूरी है। 2030 तक तुम्हारी जॉब सीखनी है, तुम डिजिटल लिटरेट हो। डिजिटल लिटरेसी मतलब होता है कि जो भी चीजें इंटरनेट पे अवेलेबल है ना, तुमको उसको यूज करना आना चाहिए, प्रॉपर उसकी नॉलेज होनी चाहिए। हर चीज की नहीं, बहुत वास्ट है, मेन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। कि किसी चीज को कैसे इंटीग्रेट कर, कैसे यूज करते हैं, ठीक है। यूट्यूब पर कैसे यूज है, सोशल मीडिया कैसे यूज करते हैं उसको प्रमोट करने के लिए, ठीक है। कितना अच्छा सोशल मीडिया का प्रमोशन होता है। तो ये सब डिजिटल लिटरेसी की काफी ज्यादा जरूरत है। अनदर थिंग इज कि एडेप्टिव लर्निंग चाहिए। अभी क्या हो रहा है ना कि हर एक चीज इंटरनेट पे आ रही है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट पे आ रही है। तो एक फील्ड है जो सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा फोकस रहेगा, आप एआई सब जानते हैं, साइबर सिक्योरिटी। जैसे जैसे लोग इंटरनेट पे जाएंगे वैसे वैसे उसको और सिक्योर करने की जरूरत पड़ेगी, हर चीजों को सिक्योर करने की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे लगता है ना कि साइबर सिक्योरिटी फील्ड अभी कहीं जा नहीं रहा है, ठीक है। आपका स्पेशलाइजेशन वही है? मेरा नहीं, मैं आई एम अ डेवलपर, ओके, ठीक है। हम अपना स्पेशलाइजेशन बताते हैं, ओके, बताएंगे। तो साइबर सिक्योरिटी इज लाइक इट्स गोइंग नोवेयर, ठीक है। लोग इवेंचुअली इंटरनेट पे एग्जिस्ट करेंगे, हैकर्स बढ़ेंगे, साइट्स को सेफ रखने के लिए साइबर सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी। तो वो फील्ड कहीं नहीं जा रहा है। एआई तो सबको पता ही है, पाइथन वगैरह, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, AR/VR, ये फील्ड फ्यूचर है, सबको पता भी। एप्पल अभी अपना निकाला विजन का, मेटा तो काम कर ही रहा है, ठीक है। तो ये फील्ड अभी तुम देख लो मेटा कितना इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब मेटा जैसी बड़ी कंपनी अगर वो ये काम कर जाती है तो कितनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी AR/VR के लिए। फिर हर कंपनी अपना एक AR/VR मतलब वो सब चाहेगा, ठीक है, कि हम लोग वर्चुअल रियलिटी में अपने प्रोडक्ट्स को पब्लिश कर सके या फिर कुछ कर सके। तो दिस इज द थिंग दैट इज गोइंग टू सर्वाइव इन द फ्यूचर। अनदर इज ब्लॉकचेन, Web3, बिकॉज अभी तक क्या था कि जो सिस्टम था जहां डेटा स्टोर होता था वो सेंट्रलाइज था। गूगल के पास हमारा सारा डेटा है, ठीक है। गूगल इज द सोल, पूरी अथॉरिटी उसके पास हमारा डेटा की है। तुमको एक तरीके से देखा है तो गूगल बर्बाद कर सकता है कभी भी विद वन क्लिक।
लेकिन अभी क्या है, जो सिस्टम है अभी हो ही रहा है कि सिस्टम डिसेंट्रलाइज नेटवर्क में स्विच हो रहा है, उसको ब्लॉकचेन बोलते हैं। कि जो हमारा डेटा जहाँ स्टोर होता है ना, उसका कोई मायका नहीं रहता, नो वन कैन मैनिपुलेट इट, ठीक है, नॉट इवन हैकर्स। तो वो ब्लॉकचेन का है। तो हमको लगता है कि ये ब्लॉकचेन अभी बढ़ेगा, अभी वो फेस ही है उसका। क्रिप्टो करेंसी अगर तुम देखो तो अभी चल ही रही है, ठीक है, अभी बीच में फिर से क्रिप्टो करेंसी बढ़ने लगी है, अभी तो कम हो गई थी बीच में, बहुत डाउनफॉल हो गया था, मेरा इन्वेस्टमेंट चला गया, ठीक है। तो अभी वापस बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि ब्लॉकचेन का भी बहुत अच्छा स्कोप है फ्यूचर में। तो एआई हो गया, एआरवीआर हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हो गया, अभी हर कंपनी प्रॉम्प्ट इंजीनियर हायर कर रही है, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी चाहिए। और बेसिकली इफ यू आर गुड विद, अगर तुम्हारा डोमेन एक्सपर्टीज है ना किसी भी चीज में, इफ यू आर बेस्ट इन दैट डोमेन, कंपनी विल हायर यू। एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज नॉट अ बिग डील। आप कहीं पे भी यूट्यूब चैनल पे जाओ, आप इस 3-4 वीडियोस से सीख जाओगे कैसे प्रॉम्प्ट देना है, 3.5 and 4 जो भी वर्जन है ChatGPT से। इट्स इजी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इजी, बट तुमको एक्चुअली यू हैव टू बी द बेस्ट अमंग योर कॉम्पिटिटर्स, राइट? तुमको उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए कि हाँ बाकी कंपटीटर्स भी वही प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, लेकिन हमारा प्रॉम्प्ट बेटर है, जो आउटपुट है वो बेटर है, ठीक है, और आउटपुट एफिशिएंट है। तो ये चीज होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है कि तुम किसी भी फील्ड में जाओगे ना, तो यू हैव टू द बेस्ट अमंग योर कॉम्पिटिटर्स, इट्स ऑब्वियस। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो कहीं नहीं जाने वाली है फ्यूचर में। अगर तुमको ऐसा लगता है कि ओके मैं ये कर रहा हूँ, तो मतलब मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, मैं डीएसए कर रहा हूँ, डीएसए इज अनदर थिंग, डीएसए के बारे में बात करेंगे, डीएसए में शायद कोई और एक्सपर्ट, मतलब बट आई थिंक कि डीएसए लॉजिकल थिंकिंग के लिए बेटर है। जो टाइम कंपनीज होती है वो डीएसए को क्यों पूछती है, क्योंकि डीएसए तुम्हारा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है ना वो बहुत ज्यादा एनहांस करते हैं, और कंपनीज को यही चाहिए सिखाने के लिए। कंपनीज तुमको ट्रेनिंग सिखाई देगी, लेकिन बंदे का दिमाग होना चाहिए कि जब उसका ऐसे एल्गोरिथम लिखने में ऐसा प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करना। इसीलिए कंपनीज डीएसए ज्यादा प्रेफर करती है जो बड़ी होती है। छोटी मोटी कंपनीज उतना प्रेफर नहीं देती, उनको डेवलपमेंट साइड भी आती है, उनको ऐसे कोई हैवी एल्गोरिथम नहीं लिखना है, उनका ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आने वाला, तो बहुत ज्यादा वास्ट फील्ड में हो। तो इसीलिए वो तो डीएसए को, स्टार्टअप कंपनी डीएसए को प्रेफरेंस नहीं देती, वो डेवलपमेंट साइड करती है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट ग्लोबली रीच हो, वो उनका मेन फोकस है। फ्रैंक है कि हमारा प्रोडक्ट ऑप्टिमाइज हो सबके लिए, इसीलिए डीएसए का। तो डीएसए तो दूसरी चीज है, लेकिन तुम्हारा अलग डेवलपमेंट स्किल्स होनी चाहिए। कुछ पॉइंट्स जो भैया के रह गए, जैसे कि आपने बोला डीएसए, और भी कोई पॉइंट था, तो वी विल मेक श्योर कि आप फिर से यहाँ पे आओ, एंड we will having another podcast show part 2 with Anurag Srivastava on the Hustler. So फिलहाल के लिए thanks a lot for coming here. Thank you.